I will give a quick glimpse in next 1.5 hours. Okay, sir. What we mean by STEM and why this is important and how we are connected if we go in ancient India. Yes, sir. उसके पहले ये जो मेरा सेंटर है ना IUAC और जहां आप बैठे हैं IUCT, ये सिस्टर कंसर्न्स हैं. IUAC was set up in the very beginning as first IUC. So there are 3 IUCs which were incepted in 80s. This is the Nuclear Science Center, which got renamed as Inter-University Accelerator Center. The other one is at Pune, IUCA, Inter-University Center for Astronomy and Astrophysics. And third one is your UGC DACSR Indore. So IUCT is in the same line, which has come up for teacher training and also capacity development program for all the teachers in the country. So if I talk about nature and history of the problem STEM, तो STEM education जो है वो past का मतलब अगर करें जब से modern universities आई, तो अगर आप देखें तो और कुछ वक्ताओं ने भी बताया भी कि फिजिकल साइंसेस में, इंजीनियरिंग में लोग नहीं आते हैं, और खास करके गति की बात सुबह हुई जो विशेष करके टारगेटेड है फॉर द इक्विटी inclusiveness of women folk in sciences, especially STEM. So these are some of the initiatives which have been taken in the recent past. But if you look at old times, you will definitely see that the physical sciences were ignored. और जब एक बार अचानक स्पेस प्रोग्राम हुआ, जब लोग अपना उपग्रह लेकर के और स्पेस यान लेके जाने लगे, तब अचानक इंजीनियरिंग में बाढ़ आई, और फिर इंजीनियरिंग में जब बाढ़ आई तो उसके बाद फिर बेसिक साइंसेस खाली होने लगा. तो एक बार जब बेसिक साइंसेस खाली होने लगा तो फिर ये आवश्यकता महसूस हुई कि IIT की तरह ही अपने देश में आइसर्स की स्थापना हो, और जहां जहां पर पुराने समय में बेसिक साइंसेस खास करके स्टेम डिपार्टमेंट्स थे, उनको स्ट्रेंथन किया जाए. और स्ट्रेंथन करने के लिए CEBS का कॉन्सेप्ट आया, सेंटर फॉर बेसिक साइंसेस, जैसे मुंबई है. फिर उसी पैटर्न पर नाइसर की स्थापना हुई. तो कुल मिलाकर के ये था कि पिछले कई दशकों से आप देख रहे थे कि देयर वर सेवरल इश्यूज एज फार एज द स्टेम faculty and also the students, if they are concerned, they are marginalized, they are almost flat, nothing has happened. लोग अभी भी ये डेस्टिनेशन, ड्रीम डेस्टिनेशन नहीं है. अब समस्या है आपके सामने कि इसको इम्प्रूव कैसे किया, जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं आज. कैसे इसको इम्प्रूव किया जाए, क्या आवश्यकताएं हैं. तो पहली बात तो ये कि अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात अभी थोड़ी देर पहले हो रही थी प्रारंभ में. तो हम लोग कुछ बिंदु हैं जिनको कि ध्यान में रखते हैं, स्पेशली फॉर NEP 2020, in which we are having this kind of thing in our mind, that use of technology and innovation shall be there for holistic development. तो एक तो हो गया स्टूडेंट्स का holistic development, recognizing, identifying and fostering unique capability of a student. The important thing is no hard separation between vocational and academics. तो ये जो silos थे between different areas of learning, इसको खत्म करने की बात है. Emphasize conceptual understanding. जो rote learning, रटने की प्रथा थी, उसको खत्म करना. और अभी सवेरे भी बात हो रही थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के उस पैराग्राफ को, पेज नंबर 3 और 4 की बात हो रही थी, जिसमें कि ये कहा गया था कि जो आपका लर्निंग हो वो केवल इम्तिहान तक सीमित नहीं हो, परीक्षा देने तक सीमित नहीं हो, बल्कि आउटकम बेस्ड लर्निंग हो और रटने की परंपरा को समाप्त किया जाए. देश बड़ा है, ढेर सारे लोग हैं, बहुत बच्चे हैं, यहाँ पर शिक्षकों की का उतना अभाव भी है उस तुलना में. तो टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाए, और जितने प्रकार के बैरियर्स आप सोच सकते हैं, चाहे वो लैंग्वेज बैरियर हो, चाहे वो दिव्यांग के लिए हो, इन सब चीज़ों को टेक्नोलॉजी के द्वारा इसका सुधार लाया जाए. फ्लेक्सिबल लर्निंग एनवायरनमेंट, विशेष करके गर्ल्स चाइल्ड के लिए कठिनाई होती है कि अगर वो फैमिली वे में आ गए या उनकी शादी हो गई तो उनकी पढ़ाई छूट जाती है, या इसी प्रकार से जो अन्य प्रिविलेज्ड क्लासेस से नहीं बिलोंग करते, उनके लिए भी कठिनाई होती है कि कैसे वो अपनी पढ़ाई जारी रखें.
सबसे इंपॉर्टेंट बात जिसके बारे में हम सवेरे आज बात करते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी। तभी ये पॉसिबल होगा कि आप इनोवेट कर पाए, और ऐसा सब करते हुए रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी एंड लोकल कंटेक्स्ट हमेशा होना चाहिए। कभी ये नहीं होना चाहिए कि हम लोग कहीं बाहर से आयातित कोई चीज ला करके यहाँ पर रखें, और हम उसके उदाहरण बताएंगे आपको कि किस प्रकार विज्ञान में कहीं कहीं कठिनाइयां हुई, जिसकी वजह से अभी भी हमारा समाज अभिशप्त है उन चेंजेस को जो हमने किए बिना सोचे समझे। तो आप जानते हैं स्टेम क्या है? साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। साइंस, इसको हम कहते हैं साइंस इज ए टेल टू टेल अबाउट टेल्स। तो टेल टू टेल अबाउट टेल्स। एक होता है टेल मतलब वो कहना, टेल का मतलब एक कहानी है, कहानी की तरह आप कहते हैं, और टेल का मतलब एकदम पूछ तक आप चीजों को समझने का प्रयास करते हैं, डिस्कवर एंड डिस्क्राइब। टेक्नोलॉजी, इनोवेट एंड इन्वेंट। इंजीनियरिंग, आज सुबह भी हमने आपके बारे में इसके बारे में बताया कि सिस्टम्स हैं, प्रोसेसेस हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करना है, मॉडिफाई या मटेरियल्स की डिजाइन को चेंज करना है। और अभी ज्ञानंद जी बता रहे थे कि उन्होंने भी एलईडी बनाया और उसका उपयोग किया। मैथमेटिक्स, सिंबॉलिक लैंग्वेज टू रिप्रेजेंट रियल लाइफ। अगर हम इसको एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में कहें तो बड़ा सिंपल तरीके से आप अपनी बात को लिख सकते हैं कि डिसजॉइंट सेट्स, मतलब एक ऐसी विधा है, जैसे हमने फिजिक्स पढ़ा, केमिस्ट्री पढ़ा या बायोलॉजी पढ़ा, तो ये सब डिसजॉइंट सेट्स हैं। इसका मतलब कि आपस में इनके बीच में कनेक्ट्स नहीं है। तो रियल लाइफ में सिंबॉलिक लैंग्वेज का उपयोग अगर आप करके बताना चाहें, दैट इज आल्सो पॉसिबल। और अब हम लोग मेडिसिन को भी स्टेम के साथ जोड़ते हैं, क्योंकि मेडिसिन भी जब रोबोटिक्स आएगा, जो सर्जरी है जिसमें कि आप नॉन इन्वेजिव सर्जरी की परिकल्पना करते हैं, तमाम प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनका उपयोग आप करते हैं, तो दैट इज ऑल बिकम डिपेंडेंट ऑन इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, एंड sometimes or mostly you use the concepts of sciences. एप्लीकेशंस इन रियल लाइफ, स्टेम में आप कैसे इसको करेंगे और क्या खास बात है? तमाम प्रश्न हैं जिन प्रश्नों के बारे में आप अभी भी चिंतित हैं। फॉर एग्जांपल साइबर अटैक, जब हम लोग कोर्स डेवलप कर रहे थे एनईपी के लिए, तो होम मंत्रालय, गृह मंत्रालय से कहा गया कि 3 क्रेडिट का एक कोर्स ऐसा पढ़ाइए जिससे कि आजकल लोगों के यहाँ पर ओटीपी मांग लेते हैं लोग, और उनका पैसा लोग बैंक के खाते से निकाल लेते हैं। तो साइबर अटैक एक ऐसा अटैक है जो कि तू डाल डाल पात पात का है। अगर हमने आज उनको मना किया कि आप ओटीपी मत शेयर करिएगा, तो किसी न किसी और बहाने से वो आपका खाता खाली कर लेते हैं। तो ये एक ऐसा चैलेंज है जिसको कि आप बिना स्टेम के नहीं रिजॉल्व कर सकते। तो चाहे वो बेसिक फिजिक्स हो, मैथमेटिक्स हो, उसका उपयोग रोबोट्स का आर्म के मूवमेंट में करना हो, या ड्रोन का आपने यूज देखा होगा, ड्रोन अभी हाल में डिफेंस में इस्तेमाल होने लगे। फिर एग्रीकल्चर में जहां पर पेस्टिसाइड्स हैं, जिसको कि अगर कोई व्यक्ति उस पेस्टिसाइड को डालेगा तो उसको नुकसान होगा, के बजाय आपने ड्रोन का उपयोग किया। कोविड के दौरान में आपने देखा होगा कि ड्रोन की मदद से दवाइयां लोगों तक पहुंचाई जा रही थी। ट्रैफिक, सबसे कठिनाई शहरों में चलना, कैसे उसको कंट्रोल करेंगे? इसी प्रकार क्या जब फॉसिल फ्यूल्स खत्म हो जाएंगे आपके पास, जब जमीन से जो पेट्रोलियम निकलता है, तो क्या आप पानी से चला सकेंगे क्या गाड़ी? तो बीएचयू जहां पर आप हैं वहीं पर एक प्रकार का हाइड्रोजन एनर्जी का एक प्रोग्राम चलता था। ग्लोबल वार्मिंग एक सबसे बड़ी कठिनाई है कि आप देख रहे होंगे कि कभी न्यूयॉर्क में पूरा पानी भर जाता है, तो कभी जूनागढ़ में, तो कभी सिक्किम। बादल फटने की जो घटनाएं हैं, वो घटनाएं अच्छा अप्रत्याशित नहीं है। वो इसलिए है क्योंकि हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड का इतना ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज के कारण ये घटनाएं घट रही हैं। अब नैनो डिवाइस अगर कुछ ऐसा बना दीजिए जिससे कि शरीर में जो दवाइयां आप खाते हैं और कीमोथेरेपी करते हैं, या आप रेडियोथेरेपी कराते हैं, के बजाय छोटे से डायमेंशन में किसी दवा को आपने दे दिया और वो दवा जाके केवल वहीं पर डिलीवरी हो गई जहां उसको आवश्यक था। तो ये टारगेटेड ड्रग डिलीवरी, इसमें भी स्टेम अकेला एक व्यक्ति नहीं कर सकता, मेडिसिन वाला नहीं कर सकता, फार्माकोलॉजी वाला है, इंजीनियरिंग वाले लगेंगे। 3D प्रिंटर आज के समय में, आप पहले आप देखते थे कि जो मैन्युफैक्चरिंग होता था
वो केवल लिमिटेड टू गाड़ी, फर्नीचर। अब बॉडी पार्ट्स की भी मैन्युफैक्चरिंग की जा सकती है 3D प्रिंटिंग में। फेशियल रिकॉग्निशन, जो लोग अभी हवाई यात्रा करते होंगे तो आप देखते होंगे कि जहां पर डिजी यात्रा है, आप एक बार अपने को दिखा दीजिए उसको, आपका चेहरा स्टोर्ड है, वो आपको आपके चेहरे से पहचान लेगा और जाने देगा। कैन कार्स टॉक टू ईच अदर, मतलब आने वाले दिनों में बिना ड्राइवर की कार का होना, ये तमाम ऐसी चीजें हैं। और अभी चैट जीपीटी आपने देखा होगा, चैट जीपीटी में हमारे संस्थान में कुछ लोग अंग्रेजी लिखने से डरते थे, एप्लीकेशन सब सही नहीं लिखते थे, लेकिन जब से ये चैट जीपीटी है, इतना बढ़िया एप्लीकेशन लिख के लाते हैं कि पूछिए मत, कि अंग्रेजी तो आपको भी नहीं आती होगी। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो स्पेक्ट्रम ऑफ हायर स्टेम एजुकेशन क्या है, उसका जो वर्णक्रम है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, इन सबको इंटीग्रेट करके जो आपका लर्निंग एक्सपीरियंस हो वो कैसे बने, कैसे उसको हम लोग वास्तविकता में लाएं। तो जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है और जो हमारा पेडागॉजी कहता है वो ये है कि जितने भी प्रोग्राम्स जो आप पढ़ाते हैं उनको प्रोजेक्ट और एक्टिविटी बेस्ड कर दीजिए, और अधिकतम बजाय इसके कि कोई 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 किसी सवाल पूछे स्टेट इम्प्रूव के बजाय आप उसमें प्रोजेक्ट करवाइए, एक्टिविटी कराइए, और जो रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन है कॉन्सेप्ट्स के जो आपने सीखा है उसको आप बार बार एम्फेसाइज करिए कि कैसे इसको आप इम्प्लीमेंट करेंगे। जो स्टूडेंट्स है, और पहले क्या होता था कि जब हम मल्टी डिसिप्लिनरी की बात अब करना शुरू कर रहे हैं, उन दिनों जैसे ही हमने एडमिशन लिया तो हम अपने को डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स का स्टूडेंट मानने लगते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी का स्टूडेंट मानने लगते हैं। तो कौन एंकरिंग करेगा विद्यार्थियों का, जिससे कि उनके मन में मल्टी डिसिप्लिनरी का कॉन्सेप्ट आए और वो किसी एक विधा से, किसी एक विषय से बंध के ना रहे। इसी तरह से जो सॉफ्ट एंड डोमेन स्किल्स हैं, इसके बारे में सवेरे हमने आपको थोड़ा सा हिंट किया था कि डोमेन स्किल्स जो आपके पास वो, और साथ ही साथ उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आपके पास किस प्रकार के, जैसे कोलैबोरेशन है, जैसे कम्युनिकेशन है, ये सॉफ्ट स्किल्स आपके पास होने चाहिए। ये तो था अभी हमारे सामने चुनौतियां। अगर हम भारत के रूट्स में, भारतीय जो हमारी पुरानी परंपरा थी उसमें जाएं, तो जो पुराने विश्वविद्यालय थे हमारे पास, दो नाम है, एक है तक्षशिला का और एक है नालंदा का। तक्षशिला जो है 5th और 6th सेंचुरी बीसी से लेकर के 5th सेंचुरी एडी तक था, और आजकल ये गांधार एक प्रांत है जहां पर पाकिस्तान में है। यहाँ पर इट वाज नॉट लिमिटेड ओनली टू वन डिसिप्लिन, वहां पर कोई विभाजन था ही नहीं। तो वो लोग तरह तरह के स्किल्स भी सिखाते थे, धनुर्विद्या भी सिखाते थे, हंटिंग भी सिखाते थे, एलिफेंट लोर भी सिखाते थे, साथ में जितने प्रकार के कलाएं हैं, 18 तरह की कलाएं, वेद, उनका सबका, लॉ स्कूल था, मेडिकल स्कूल था, स्कूल ऑफ मिलिट्री साइंस था, ये सारी चीजें वहां पर। उसमें कोई विभेद नहीं था कि आप एक ट्रेन में बैठ गए तो अब आपको जाके सीधे दिल्ली उतरना, नहीं, आप बीच में उतर करके जिससे चाहें, जो सीखना चाहें, सब आप सीख सकते थे। जो चरक का आयुर्वेदिक चिकित्सक थे, उनका भी वहां पर स्थान पाया जाता है। अर्थशास्त्र का जो चाणक्य है वो तक्षशिला में कंपोज हुआ। और आपको अगेन जान करके ये आश्चर्य भी होगा कि अमेरिका के जो वारफेयर की जो ट्रेनिंग होती है उसमें चाणक्य का अर्थशास्त्र भी पढ़ाया जाता है। मेरी आवाज आ रही है? आई एम स्पीकिंग इन हिंदी, सो इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम। सर यू आर ऑडिबल। यू आर ऑडिबल सर। भाषा को लेके कोई कठिनाई तो नहीं है? आई कैन स्विच टू No, इंग्लिश। no, sir. It's I hope completely all the safe. participants are having no issues. Right. So the other university which we had was University of Nalanda, that was from 5th century to 12th century CE, और ये हमारे देश का, प्राचीन भारत का अकेला रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी था, पहला, जहां पर लगभग 10,000 स्टूडेंट्स होते थे और स्टूडेंट टीचर रेशियो 1:5 था। आज के समय में हम लोग ये अचीव ही नहीं कर सकते, 2,000 टीचर्स हों और 10,000 विद्यार्थी पढ़ रहे हों। लाइब्रेरी इतनी बड़ी थी, जब उसको जलाया गया, लोगों ने जलाया, आक्रांताओं ने, तो कई महीनों तक वो लाइब्रेरी जलती रही और अभी भी वहां पर उसके अवशेष हैं। तो ये समृद्धि हमारे उस समय थी जब हम लोग साइंस, स्टेम की बात करें तो दे स्टडीड साइंस, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन, लॉजिक, एंड ऑल्सो दे अप्लाई टू डिफरेंट एरियाज।
मेटाफिजिक्स है, फिलॉसफी है, सांख्य है, योग दर्शन है, ये सब में इन्होंने किया। और बाद में बुद्धिज्म ने जब टेक ओवर किया तो उन्होंने नागार्जुन की परंपरा, ये सारी चीजें उन जगहों पर उपलब्ध थी जहां पर कोई विभेद विषय को लेकर के नहीं था। फॉरेन पॉलिसी हम लोग पढ़ाते थे, और उन दिनों इंटरनेशनल या इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन जैसी कोई समस्या नहीं थी। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो विद्यार्थी थे वो विभिन्न देशों से आते थे, चाहे वो कोरिया हो, चाहे जापान हो, चाहे चाइना हो, चाहे तिब्बत हो, इंडोनेशिया, पर्शिया, इन सभी से, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ग्लोब से विद्यार्थी को भारतवर्ष के वो दो विश्वविद्यालय, विशेष करके नालंदा, उनको अट्रैक्ट करते थे। और यही हमारा रूट है, यही हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी उस समय का था। बाद में जब सब डिस्ट्रक्शन हो गया तो 600 साल बाद जब नालंदा को लोगों ने जला दिया, बंद कर दिया, तो नए विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई, जिसमें लगभग 769 ईयर्स के बाद बोलोनिया में, इटली में एक यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोनिया आया। फिर बॉम्बे, कैलकाटा, मद्रास 1857 में, और जहां से हम पढ़े हैं यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, दैट केम इन 1887, एंड दे बिकेम एन एग्जामिनिंग बॉडी। इन्होंने पढ़ाना के बजाय इम्तहान लेने वाली बॉडीज बनी। और जैसे इलाहाबाद का ही था तो इनका जो टेरिटोरियल जुरिडिक्शन था वो पाकिस्तान तक था, बाद में लाहौर तक था। वो फिर जैसे जैसे विश्वविद्यालय बनते गए वैसे वैसे इनका टेरिटोरियल जुरिडिक्शन खत्म होता गया। और फिर नए जो कमीशंस आए, नए जो शिक्षा नीतियां आई थी, उनके अनुसार इन विश्वविद्यालयों के गवर्नेंस को भी परिवर्तित किया गया। और अभी हाल में आप 2020 की एनईपी देख रहे हैं, तो इंडियन यूनिवर्सिटीज कमीशन 1902 का, इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट 1904 का, ये इसके बाद तमाम और भी चेंजेस हुए जिन्होंने शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन की बात कही। अब बात होती है कि किसको हम माने कि कौन सी अच्छी यूनिवर्सिटी है। तो गुड यूनिवर्सिटी का मतलब कि जहां पर केवल पढ़ाई होती हो, और वही ग्रेट यूनिवर्सिटी अगर कंपेयर करें तो जहां आपका पूरा एक तरह से आप रूपांतरित हो जाते हो, केवल आपने पढ़ा नहीं बल्कि आप एक नए अवतार में आ जाते हैं। तो खाली आप ग्रेजुएट की डिग्री नहीं प्राप्त करते, लेकिन आप उस विषय के विशेषज्ञ बन के आप उसको नेतृत्व प्रदान करते हैं। ये ग्रेट यूनिवर्सिटी, और वो तभी हो सकता है जबकि स्टेम एजुकेशन को, जैसे सवेरे हमने प्रयास किया जोड़ने का कि कैसे एक दूसरे के साथ मिल करके काम करें, क्वालिटी का कल्चर हो, चीजों को आत्मसात करे, और हर प्रश्न का उत्तर देने के लिए अपने जो उच्च शिक्षण संस्थाएं उनको कॉम्पिटिटिव बनाए, उनको प्रतियोगी बनाए। प्रॉब्लम क्या है हमारे नए एज ऑफ साइंस में, जहां पर साइंस अलग है, टेक्नोलॉजी अलग है, मैथमेटिक्स छूट गया, मैथमेटिक्स केवल कुछ ही लोग जानते हैं, उन जगहों पर कठिनाइयां हैं। कठिनाइयां क्या हैं न्यू एज साइंस में, कि अभी आपने देखा होगा कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आए, जिसमें अभी भी प्रॉब्लम हंगर की, हेल्थ की, एजुकेशन की, ड्रिंकिंग वाटर की, डेवलपमेंट की, ये सब चीजें वहां पर लिखी हुई हैं जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कह रहे हैं। जो क्राइसिस है क्लाइमेट चेंज की, वो किसी एक विधा तक सीमित नहीं है। आने वाले दिनों में जो एनर्जी के इश्यूज हैं उनको भी आप एक साथ एक जगह रिजॉल्व नहीं कर सकते। तो ऐसी स्थिति में जो चेंजेस हुए, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो डेवलपमेंट हुआ, नो डाउट इट लेड टू अनपैरेलल्ड इकोनॉमिक ग्रोथ, जिसमें ग्लोबलाइजेशन सम्मिलित है, जो कंपटीशन है, इनोवेशन है, लेकिन एट व्हाट कॉस्ट? इज बिकॉज वी एक्सप्लॉइटेड द अर्थ रिसोर्सेज। ये जो पृथ्वी है इसको इतना दोहन कर दिया आपने जिससे कि आप ये वहनीय नहीं बची, सस्टेनेबल नहीं बचा। तो 21st सेंचुरी का जो नॉलेज का जो सेंचुरी थी वो नॉलेज की सेंचुरी थी, और ये प्रोसेस अभी भी जारी है। अगर हम देखें तो जो भी ब्रेक थ्रोज थे टेक्नोलॉजिकल, वो सब इन्हीं वजहों से आए थे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। लेकिन अब समय आ गया है कि जब तक हम लोग साथ मिलकर के, स्टेम के लोग बैठ करके और इस टीम के साथ में ना बैठें, तब तक इसके जो रोल्स हैं उनको रिकैलिब्रेट नहीं कर सकते, उनको अंशांकित नहीं कर सकते। हमने कहाँ गलती की, कहाँ डेविएट किया, कहाँ पर हम अनसस्टेनेबल होने जा रहे हैं, इनके बारे में भी हमको सोचना पड़ेगा। रीजन बीइंग कि जो साइंस था वो अपने को बड़ा स्प्लेंडेड ग्रोथ, चारों तरफ से कवर्ड है, किसी के साथ बात नहीं होता, मोनोलिथिक है, यूनिटरी है। ये इस प्रकार वृद्धि हुई जैसे आप खाते में पैसा जमा करिए और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास 7% हो,
तो हर 10-15 साल में आपका रुपया दुगना हो जाता है। तो 300 साल का अगर वर्ष ले लें और यही गति लें, तो 300 साल में जो साइंस टेक्नोलॉजी में जो डेवलपमेंट हुआ वो मिलियन टाइम्स ज्यादा हो गया, दुगना चौगुना नहीं, मिलियन टाइम्स ज्यादा। और साथ ही साथ सोसाइटी का जो पेस था, जिस रफ्तार से सोसाइटी इवॉल्व की, वो 10,000 साल। तो 10,000 साल में ये 300 साल भारी पड़ गए, और उसका नतीजा ये हुआ कि नाउ यू आर प्लेग्ड विद द प्रॉब्लम ऑफ एनवायरनमेंट, एनर्जी, हेल्थ, नेचुरल हैजार्ड्स, एक्सटिंक्शंस। एक्सटिंक्शंस का मतलब प्रजातियां लुप्त हो रही हैं, अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट है, कंजम्पशन है, जिसके कारण हैव्स और हैव नॉट्स के बीच की दूरी, खाई बढ़ रही है, ग्रोइंग इनइक्वालिटीज एंड नॉलेज डिवाइड। और ऐसा अगर होता रहा तो ये जो ट्रबल्ड वर्ल्ड की परिकल्पना करते हैं हम, और ट्रबल्ड वर्ल्ड का मतलब इतना सब कुछ होने के बाद भी हम लोग देखते हैं कि इनइक्वालिटी बढ़ रही है, नॉलेज डिवाइड है, आपस में झगड़े हो रहे हैं। और झगड़ों का आपने अभी हाल में देखा होगा, यूक्रेन, रशिया, इसके साथ में अभी हमास, इजराइल अभी चल रहा है। तो इस प्रकार के तमाम टेंशन के एरियाज हैं जहां पर इनइक्वालिटीज, नॉलेज डिवाइड और ट्रबल्ड वर्ल्ड। और साथ ही साथ जब आप संसाधनों का दोहन अत्यधिक करेंगे तो वो संसाधन खत्म होंगे, और जब संसाधन खत्म होंगे तो इसी पृथ्वी के पास आपको ऑक्सीजन देने के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं होगा। और आपने इस सब का अनुभव कोविड के दौरान किया था, जब हम लोग एक महामारी जो हम ही लोगों के द्वारा बनाई गई थी, जिससे हम लोग सभी लोग जान बचा के किसी तरह से यहाँ पहुंचे। अब होना क्या चाहिए स्टेम में, कैसे इसको आगे किया जाए? ये होना चाहिए इंक्लूसिव व्यू ऑफ साइंस। साइंस को अगर हम लोग अकेले छोड़ देंगे तो वो भटक जाएगा। तो इंक्लूसिव व्यू ऑफ साइंस में जो साइंस का अभी तक ऑटोनोमस रोल था वो सस्टेनेबल नहीं था, इसके बारे में आपको विचार करना चाहिए। तो साइंस के साथ में अदर स्ट्रीम्स को जोड़ना, स्टेम, ये परिकल्पना, इनोवेशन करना, और साथ ही साथ ये देखते चलना कि ये जो साइंस हम लोग स्टेम के साथ कर रहे हैं, क्या ये सस्टेनेबल है? क्या ये ऐसा तो नहीं कि फिर से दूसरी कठिनाइयां, महामारियां या कोई अन्य कठिनाई पैदा कर रहा है? तो इनके बीच में लगातार डायलॉग हो, और अपना रोल साइंस ये ध्यान रखे। साथ ही साथ पॉलिसी लिंकेजेस, तो अभी आपने देखा कि हम लोग नई पॉलिसी के साथ में इस बात को लेकर के आए हैं कि स्टेम एजुकेशन होना चाहिए। सोसाइटल एंगेजमेंट, जो भी आप करें, रियल प्रॉब्लम को सॉल्व करना हो, खाली ये नहीं कि हमने कोई पेपर छाप दिया, कुछ नई बात बता दी। whether it is engaging the society or whether we are solving the problems of society or not. So these are all again connected to each other. So there must be a kind of synergy between scientific and societal progress. So the cohabitation is important. Science should also be having values, methods and products, which I highlighted in my earlier morning talk. And then society should accept it, acceptability होनी चाहिए, equity होनी चाहिए और sustainable होना चाहिए। तो ये बेनिफिट और सपोर्ट एक दूसरे के साथ मिल करके साइंस और सोसाइटी अगर कोहैबिट करते हैं, तब जाकर के साइंस विल बिकम रिस्पॉन्सिबल, it will become transparent, and it will understand the full implications of whatever discoveries we make in the context of moral and ethical values, which may be responsible for or which may help our planet to remain sustainable. एंड सोसाइटी में जो कठिनाइयां है ना, कि हम लोग मैथमेटिक्स नहीं पढ़ेंगे या मैथमेटिक्स ही पढ़ेंगे, हम स्टेम के दूसरे विषयों को नहीं पढ़ेंगे, तो दूसरे जो विधाएं हैं उनको भी अगर हम रिकॉग्नाइज इस पॉइंट ऑफ व्यू से करें कि ये सब मानव के अच्छाई के लिए है, मनुष्य की अच्छाई के लिए है, मानवता की अच्छाई के लिए है, तो समाज को भी इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा। और साइंस और सोसाइटी का जो कोहैबिटेशन है, दैट इज व्हाट इज प्लान्ड, इज पॉसिबल इफ वी हैव a robust mechanism of having this STEM education in our country. अब ये आपसे छिपा नहीं है, आप सब कुछ देखते होंगे कि जो बीमारियां हैं, जो ओल्ड एज को लेकर के इश्यूज हैं, जो एनवायरनमेंट, कहीं भी चले जाइए आपको इस प्रकार की छवि दिखाई पड़ेगी कि जो नदियां थी जो कभी सस्टेन करती थी, जहां पर लोग नहाते थे, जहां से पानी पीते थे, उनकी हालत इस प्रकार हो गई है कि इतना कंजम्पशन बढ़ गया है, या उस पर सिंगल यूज प्लास्टिक, वो सब विज्ञान की देन है, बिना सोचे समझे उसका आप उपयोग करते हैं, और उसका नतीजा होता है कि जो शहर हैं वो गैस चैम्बर बन गए। जो ये सिंगल यूज प्लास्टिक है जिसकी वजह से ये कठिनाई हुई, वो
प्लस जो ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज की बात आप सुन रहे हैं, जो आपके पास कठिनाई है, जो जो आपके ग्लेशियर्स हैं वो पिघल रहे हैं, जितने प्रजातियां दिख रही हैं वो धीरे धीरे लुप्त हो रही हैं और बहुत फास्टर पेस पर। तो ये नेचर का पेपर था 2006 में, जब उन्होंने बताया था कि 100 से लेके 10,000 टाइम्स फास्टर देन नॉर्मल एक्सटिंक्शन हो रहे हैं। और ड्रिंकिंग वाटर के जो इश्यूज हैं, कल के दिन में जो पोलर आइस कैप नहीं बचेगा, आप एक देख रहे होंगे एक कार्टून जिसमें कि रहने वाला जो पोलर बियर है उसके पास दिखने भर का मात्र एक जैसे चद्दर किसी ने बिछाया रखा उतना उसके पास आइस कैप बचा हुआ है। तो जो लैंड इज बीइंग डिवेस्टेटेड बाय ड्राउट, राइजिंग वाटर्स कई जगहों पर जलमग्न कर रही है भूभाग को, और बहुत या तो पानी आपको बाढ़ में दिखता है या तो बिल्कुल पानी पीने को मिलता ही नहीं। ये नेचुरल डिजास्टर्स की तरफ हम बढ़ रहे हैं। ये एक दूसरी कठिनाई है, टेक्नोलॉजी और साइंस और इनको आपस में अगर आप देखें तो ये पंजाब में घटना घटती है, हरियाणा में, जहां पर लोग स्टबल बर्निंग, जो फसलें हैं, टेक्नोलॉजी डेवलप हुई जो फसल को केवल उसका अनाज काट लेती है, बाकी डंठल छोड़ देती है। तो जब डंठल छूट जाता है तो डंठल को फिर आप जला देते हैं वहां पर, और जलाने का नतीजा होता है कि ये चारों तरफ आसपास जो पोल्यूशन पैदा हो रहा है, और ये जो क्रॉप रेसिड्यू यानी कि जो जला हुआ जो यहाँ पर मृदा है, सॉइल है, वो समाप्त हो रही है। ये एक अलग दूसरी कठिनाई है। और इस कठिनाई में चाहे वो आप इफेक्ट्स ऑफ बर्निंग ले लीजिए, चाहे कॉज ऑफ बर्निंग ले लीजिए, इन सभी जगहों पर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम इन आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ interconnectivity of these issues are there. So unless otherwise the system becomes multidisciplinary, STEM education is used in a big way, the problems will definitely come as their own way, the way they are coming. तो आप ये देख रहे होंगे, उस समय सैटेलाइट इमेजरी लीजिए जिस समय यहाँ पर फसल जलाई जा रही होती है, तो ऊपर इस प्रकार का आपको फॉर्मेलिन और विभिन्न प्रकार के 2.5 ये सब आपको ऊपर दिखाई पड़ता है पोस्ट बर्निंग सीजन में, पीक बर्निंग सीजन में। और ये डिफरेंट जगहों पर, होशियारपुर, लुधियाना, पठानकोट, संगरूर, इज नॉट लिमिटेड ओनली देयर। पॉलिटिकल बाउंड्री नहीं हो सकती कि आपने कहा पंजाब है इसके बाहर नहीं जाना है। ये हवा जो है वो हर जगह, वातावरण, वायुमंडल, ये पूरे दुनिया का कनेक्टेड है आपस में। और आप देख रहे होंगे कि जो केवल इतना ही नहीं कि आपने वहां पर ऊपर पोल्यूशन क्रिएट किया, बट ऑल्सो ग्राउंड वाटर लेवल हैज गॉन डाउन। तो ये दो स्कीमेटिक्स ऐसे हैं कि 2007 में और 2017 में, जहां पर आप राइस व्हीट मोनोकल्चर आप करना शुरू करते हैं, वहां से आप ग्राउंड वाटर का एक्सट्रैक्शन और उसके बाद पीने की पानी का समस्या। तो जब भी कोई कठिनाई होती है तो उसमें सबसे ज्यादा अगर कोई वर्स्ट अफेक्टेड है वो है गरीब व्यक्ति। और गरीब व्यक्ति अगर आप देखें तो जो ड्राउट मॉर्टेलिटी, जो सबसे ज्यादा सूखा पड़ने के कारण जो मृत्यु है, वो लाल रंग जो दिख रहा है वो ये क्वार्टाइल है जहां पर वी आर ऑल्सो हैविंग द सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशन वेयर वी कैन हैव द शॉर्टेज ऑफ वाटर, टेम्परेचर विल राइज, द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन विल गो डाउन, and risk of hunger will be there. Besides, these are the other catastrophes that are meteorological, जैसे कहीं बाढ़ आ गई, चाहे कहीं फ्लड आ गया, कहीं पर अर्थक्वेक आ गया, सुनामी आ गया, ये भी बढ़ रहा है। और इसका बढ़ने का, फ्लड्स का जो है, दैट इज ऑल नॉट कि छिपा हुआ आपसे नहीं है। पूरे भूभाग में, चाहे वो अमेरिका ले लीजिए, यूरोप ले लीजिए, अफ्रीका ले लीजिए, एशिया ले लीजिए, ओशियाना ले लीजिए, हर जगह पर अपवर्ड ट्रेंड है, जहां पर ये जो फ्लड्स हैं वो लगातार आ रहे हैं। वाइल्ड फायर्स, आपने नाम सुना होगा अमेजन में, जहां पर आग लगी और पूरा पूरा जंगल समाप्त होने के कगार पर आने लगा। तो ये भी होने वाली घटनाएं हैं। तो अब इम्पोर्टेंट मैसेज स्किल खास करके हमारे उसके लिए है, स्टेम के लिए, कि जैसे आप अभी हाल में जन्माष्टमी मनाई गई तो एक दधी कांडो होता है जिसमें यहाँ पर दही का हांडी लटकाते हैं, और जितने मजबूत लोग होते हैं वो नीचे घेरा बना खड़े होते हैं, उनसे थोड़ा सा लचीले, उनसे भी लचीले, फिर उनसे भी लचीले, और एक छोटा बच्चा जाकर के इस हांडी को तोड़ देता है। और जब हांडी को तोड़ता है तो इसमें जो मक्खन है वो सभी के ऊपर गिरता है।
ये सिंबलाइज करता है कि जो रिजिड बाउंड्रीज हैं, जो रिजिड डिसिप्लिन हैं, जैसे फिजिक्स हुआ, केमिस्ट्री हुआ, मैथमेटिक्स हुआ, ये सब क्या है, ये फॉसिलाइज्ड एक तरह से बेसिक साइंसेस हैं। इन बेसिक साइंसेस के ऊपर कुछ लोग ग्रो करते हैं, और कुछ कौन से लोग ग्रो करते हैं, जैसे बायोटेक्नोलॉजी, या उसके और ऊपर जाइए फोरेंसिक साइंसेस है। तो ये नई डिसिप्लिन हैं जो ग्रो करती हैं, और इनसे आप रियल प्रॉब्लम की सॉल्व करते हैं। और जब कोई चीज आपने हल ढूंढ लिया तो इसका लाभ सभी को मिलता है, जो बेसिक साइंसेज हैं या जो अप्लाइड साइंसेज हैं या उन पर डेवलप करती हुई दूसरी। तो एक तो पार्ट ये हो गया कि आप इस कोलैबोरेटिव है, मल्टी डिसिप्लिनरिटी इज इंपॉर्टेंट, एंड द वे वी हैव टू प्रोग्रेस इज लाइक सॉल्विंग द प्रॉब्लम। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कॉम्पिटिटिव। अब आप देख रहे होंगे कि ये केरला में स्नेक बोट होता है, रेस, एक स्नेक के आकार का एक बोट है जिस पर लोग एक साथ बैठते हैं। अगर एक दूसरे के साथ सिंक्रोनाइज नहीं है, मान लीजिए एक अपना इधर फेंक रहा है, दूसरा पतवार इधर की तरफ, तो ये तेजी से नहीं जा सकते। तो एक दूसरे के साथ पग पर पग मिला करके आगे बढ़ना और कम्पीट करना, ये भी साइंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जब तक केवल साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, इनमें अकेली ग्रोथ है, अगर इनको केवल अकेले देख लिया जाए कि बजाय इनको सब लोग मिल के साथ में काम करें, तब शायद आप कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में आगे पहुंच सकेंगे। दैट इज अनदर मैनिफेस्टेशन व्हाई वी नीड टू हैव दिस काइंड ऑफ सिस्टम इन विच द स्पीड बेनिफिट्स बोथ साइंस एंड साइंटिस्ट्स, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, टेक्नोलॉजिस्ट हो, मैथमेटिशियंस हो, या आपके इंजीनियर्स हो। जब तक इस प्रकार आप मिल करके काम नहीं करेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे। अब यहाँ आ जाइए, वाई स्टेम इंटीग्रेशन इज रिक्वायर्ड। एक पुरानी स्टडी है जिसमें एक इंक्लाइंड प्लेन की बात की गई है, जो हमने अभी आपको डेमोन्स्ट्रेट किया विद द हेल्प ऑफ दधी कांडो। तो डिसिप्लिनरी जो केवल एक डिसिप्लिन पर है, मोनो डिसिप्लिन का है, स्टूडेंट लर्न कॉन्सेप्ट्स एंड स्किल्स सेपरेटली इन ईच डिसिप्लिन। तो फिजिक्स पढ़ाया जा रहा है तो फिजिक्स में आपको न्यूटन्स लॉ पढ़ा दिया गया, आपको सरफेस टेंशन पढ़ा दिया गया, वहां पर आपने उसके जो एपिस्टेमोलॉजिकल नॉलेज है वो आपने एक्वायर कर लिया। उसके बाद समझने का जो तरीका था, ऑब्जर्वेशंस ले लिया आपने, एक्सपेरिमेंट्स कर लिए, उसके बाद उस प्रेक्षणों के आधार पर आपने उसको ट्रुथ को वेरीफाई कर लिया, खुद अपने संतुष्ट हो गए। अब इसके बाद दूसरा होता है जिसमें कि स्टूडेंट्स लर्न कॉन्सेप्ट्स एंड स्किल्स सेपरेटली इन ईच डिसिप्लिन बट इन ए रेफरेंस टू ए कॉमन थीम। तो मल्टी डिसिप्लिनरी हो गया कि अलग अलग जाके हमने फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री सब जगह जगह पढ़ा, और कॉमन थीम हमने मान लीजिए साइंस कह दिया, या कोई प्रॉब्लम है जिसको कि आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर लिया। इंटरडिसिप्लिनरी क्या है? That student learns concepts and skills from 2 or more disciplines that are tightly linked so as to deepen knowledge and skills. अब इंटरडिसिप्लिनरी मान लीजिए हमको वेदर फोरकास्टिंग करना है, मौसम के बारे में जानकारी आपको पहले ही पूर्वानुमान बताना है, तो उसमें फिजिक्स भी पढ़ना पड़ेगा, कंप्यूटर साइंस भी पढ़ना पड़ेगा, मैथमेटिक्स भी पढ़ना पड़ेगा, और सब एक प्रकार से एक दूसरे इस प्रकार से लिंक्ड होंगे, तभी जाकर के आप फोरकास्ट कर पाएंगे। ट्रांसडिसिप्लिनरी, by undertaking real world problems or projects, students apply knowledge and skills from 2 more disciplines and help to shape the learning experience. जैसे आप फोटोग्राफर हैं, बहुत अच्छे फोटोग्राफर हैं, और दूसरी तरफ एक आदमी है जो कि बहुत बड़े खाना बनाते हैं, कलनरी स्किल उनके पास है, तो जो उन्होंने खाना बनाया उसको फोटोग्राफी कैसे, फूड फोटोग्राफी का जो कॉन्सेप्ट है, दैट बिकम्स ट्रांसडिसिप्लिनरी। हमको खाना बनाना सीखना नहीं है, हम केवल अपने विधा के माहिर हैं कि हमने फोटोग्राफी हमको आता है, उसको खाना बनाना आता है। अब दोनों 2 या 3 डिसिप्लिन मिल करके एक दूसरे के लर्निंग एक्सपीरियंस को या उन दूसरों को हेल्प करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रांसडिसिप्लिनरी हो गया। तीसरी, चौथी जो नेक्स्ट है, दैट इज न्यू डिसिप्लिनरी, जिसमें कि स्टूडेंट्स फुल्ली इमर्स देमसेल्व्स इन ऑथेंटिक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग टास्क्स। जैसे आपके सामने समस्या दी गई कि सिंगल यूज प्लास्टिक्स हैं या वाटर बॉडीज को आपको साफ सुथरा रखना है। अब वाटर बॉडीज को आप साफ सुथरा रखेंगे तो उसमें एक विधा नहीं होगी, और ये ट्रेडिशनल जो ट्रांसडिसिप्लिनरी, इंटरडिसिप्लिनरी, मल्टीडिसिप्लिनरी, ये सब चीजें नहीं काम करेगा। आपको एक नए प्रकार से एक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच लेकर के उनको अप्रोप्रिएट स्किल्स का कॉम्बिनेशन बनाइए, और उसके बाद उस रियल वर्ल्ड को, ट्रेडिशनल साइलोज को हटाते हुए उन डिसिप्लिन्स में आगे लेके आइए।
तो ये एक प्रकार का कॉन्टिन्यूअम है जिसमें कि हम लोग इस दिशा में आगे बढ़ते हैं। डिसिप्लिनरी तो रहेगा ही रहेगा, बिना उसको समझे आप आगे नहीं बढ़ सकते। बिना उसके स्टडी जो हमने आपको इसके पहले दिखाया, ये जो लोग नीचे हैं, जब तक ये लोग मजबूत लोग नीचे खड़े होंगे, जिनका आधार बहुत मजबूत होगा, तब तक आप ऊपर नहीं जा सकते। तो ये जो इंक्लाइन प्लेन है, इसमें इसका रोल उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि प्रॉब्लम सॉल्विंग में न्यू डिसिप्लिनरी का। एक दूसरा भी कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है स्टेम लर्निंग का। इसमें कई पुलीज दिखाई गई हैं। इंजीनियरिंग डिजाइन है, मैथमेटिकल थिंकिंग है, टेक्नोलॉजिकल लिटरेसी है और साइंस इंक्वायरी है। अब एक पुली का मतलब आपने देखा होगा कि कभी आप अपना काम बहुत आसान कर लेते हैं। कोई चीज उठाना हो के बजाय पुली से आप उसको खींचिए तो आपका एफर्ट जो है वो कम हो जाता है। तो जो सिचुएटेड स्टेम लर्निंग है वो इसी प्रकार की परिकल्पना है, जहां पर STEM स्टेम यहाँ ऐसे दिखाया हुआ है। इस स्टेम में ये जो रोप है, ये कम्युनिटी ऑफ इंक्वायरी है। जो नॉलेज, जो एडवांसमेंट है, दैट इज बाय वे ऑफ सोशल डिस्कोर्स। इनके बीच में आपस में जो बात होता है, जो एंगेजिंग पीयर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, जो एक दूसरे के साथ अलग अलग डोमेन में काम करते हैं, लेकिन एक बार बैठ करके एक दूसरे से पेडागोजिकल अप्रोच को समझने का प्रयास करते हैं स्टेम कॉन्टेक्स्ट में। इस रोप का, ये जो रोप है, इसका महत्वपूर्ण योगदान ये है। तो आपने क्या किया? पहला काम इंजीनियरिंग डिजाइन। तो जैसे हमने सवेरे बताया कि इंजीनियर्स के साथ प्रॉब्लम सॉल्विंग का अप्रोच होता है। वो सिस्टम समझते हैं, प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ देते हैं, उसके बाद सिंपल प्रॉब्लम को सॉल्व करके उसके बाद बड़े प्रॉब्लम तक जाते हैं। तो जो इंक्वायरी ऑफ स्किल्स है कि कोई डिजाइन किया प्रॉब्लम, परफॉर्मेंस देख लिया उस डिजाइन में क्या है, सोल्यूशन निकाला, फिर प्रोटोटाइप बन गया, प्रोटोटाइप बन के बाद उसके बाद आपने आप स्केल किया। दूसरा, स्टूडेंट्स बिकम drivers of their learning through opportunities to construct their own inquiry system. उसके बाद तीसरा है टेक्नोलॉजिकल लिटरेसी। फिर तमाम चीजें आप सीख लेते हैं। जब आप ये करते हैं तो आपको टेक्नोलॉजी, प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग क्या है, कैसे इसको बनाते हैं, कैसे आप 3D प्रिंटिंग करते हैं। फिर मैथमेटिकल थिंकिंग, जब आपको इसको एब्स्ट्रैक्ट वे में डालना होगा, उसका डिजाइन सोल्यूशन देना होगा। तो ये कुल मिलाकर के स्टेम का एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है हाउ वी develop the framework for STEM learning. Pedagogical approaches STEM के कई हो सकते हैं। एक तो हो गया कि रियल वर्ल्ड की जो ऑथेंटिक प्रॉब्लम्स हैं उसको रियल वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट में लीजिए, बजाय इसके कि आप हाइपोथेटिकल, हम आपसे क्लास में मैथमेटिक्स पढ़ाएं कि लेट x इज इक्वल टू दिस, लेट x इज ए सेट, के बजाय हम वास्तविक सेट ले लें कि चलिए हमने 4 ऐसे लोगों का नाम दिया कि ये सेट बनाते हैं। अब चारों के उनके एट्रीब्यूट्स हमने आपको बता दिया। अब आपस में आप उसमें संक्रियाएं करिए। तो यहाँ क्या है कि रियल वर्ल्ड में ऑथेंटिक प्रॉब्लम्स को आपने उठाया रियल कॉन्टेक्स्ट में, एंड देन यू आर गिविंग एन अपॉर्चुनिटी टू स्टूडेंट्स टू मेक कनेक्शंस अक्रॉस द डिसिप्लिन्स। जैसे हमने भी पुली का एग्जांपल लिया कि प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी है, तो इस प्रॉब्लम को अगर आपको इंजीनियरिंग वे में जाना है तो आप इसको तोड़िए, छोटे छोटे प्रॉब्लम में करिए। कौन सी वैज्ञानिक विधाएं हैं, कैसे इसको आप टेक्नोलॉजी कौन सा इस्तेमाल करेंगे, ये सारी चीजें आप इसमें कर सकते हैं। तो एक अप्रोच तो ये हुआ। दूसरा, डिजाइन एक्टिविटी को बिगिनिंग में ले आए आप, और स्टूडेंट्स आर चैलेंज टू अप्लाई एक्वायर्ड स्टेम नॉलेज। स्टेम नॉलेज एक दिन में तो आता नहीं है, आप ग्रेजुअली आप अपने को पिक करते हैं। तो वट एवर यू हैव स्टेम नॉलेज, यू फर्स्ट ट्राई टू डिजाइन एंड देन हैव साइंटिफिक इंक्वायरी एंड देन ट्राई टू सॉल्व इट द प्रॉब्लम टेक्नोलॉजिकली। देन द थर्ड अप्रोच में भी problem based learning, that is conducting research and applying knowledge and skills to develop a viable solution to define a problem. तो अभी हमने आपको एग्जांपल वहां दिखाया था, इंटरडिसिप्लिनरी है, मल्टीडिसिप्लिनरी है, या फिर नियो डिसिप्लिनरी है। तो वो एक तरीका हो गया कि जैसे जैसे आप प्रॉब्लम के कॉम्प्लिकेशन की तरफ बढ़ते हैं, वैसे वैसे ही आपको विभिन्न विधाओं की आवश्यकता पड़ती है। आपके लर्निंग एक्सपीरियंसेस आपको नई इंसाइट्स देते हैं, और उसके बाद जो इंस्ट्रक्टर है वो अपने को बेहतर पाता है कि हम इसको कैसे और अच्छे तरीके से क्लियरर वे में समझ करके बता सकेंगे। The other important way is project or inquiry based learning, in which the learning activities are organized around achieving a shared goal. सबसे बांट लिया कि आप इतना इतना ये करके ले आइए, और एक दूसरे के लिए फैसिलिटेटर हो गए कि आप भी सीख रहे हैं, हम भी सीख रहे हैं। जो हमको पता चला, जिस एरिया में हम स्ट्रॉन्गर हैं, हम आपको मदद कर रहे हैं, जहां पर आप स्ट्रांग हैं आप मुझे मदद करिए।
तो एक इंक्वायरी बेस्ड कोई प्रोजेक्ट ले लिया, उस प्रोजेक्ट को हमने स्टेम में सॉल्व करना शुरू किया। अब आइए आपका ध्यान थोड़ा सा इधर दूसरी तरफ ले जाते हैं कि वाई वी रिक्वायर दिस काइंड ऑफ अप्रोच एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो यहाँ आपका ध्यान आकृष्ट कराना इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जब फैराडे ने 1830 में इलेक्ट्रिसिटी की बात की, जब उन्होंने खोजा कि इलेक्ट्रोमैटिक इंडक्शन क्या होता है, तो 50 वर्ष लगे उसको इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में जाने में। ध्यान दीजिएगा, यहाँ 50 वर्ष लगे। जब वाटसन क्रिक ने डीएनए का मॉडल खोजा तो उसको 20 वर्ष लगे जेनेटिक इंजीनियरिंग में बदलने में, साइंस से टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट होने में। और जब 1991 में कार्बन नैनो ट्यूब बना, एजीमा ने बनाया, तो करीब 10 साल के अंदर ही वो लॉजिक सर्किट में चला गया। इसका मतलब 50 साल, 20 साल, 10 साल, ये आपके सामने की बात है और ये समय घट रहा है। तो इसका मतलब ये होगा कि जिस पिछले 5000 वर्षों में जो हमने ज्ञान अर्जित किया या नॉलेज, हमने इंफॉर्मेशन प्राप्त की, वो इसी 30 साल में कहीं ज्यादा है उन 5000 वर्षों की तुलना में। और ये जो रिवोल्यूशंस हुए वो भी देखिए कि 1760 से लेकर 1840 तक, कितने लंबे समय तक। आई रेफर्ड दिस पार्ट आल्सो इन माय मॉर्निंग टॉक कि आपको 1 शताब्दी से भी ज्यादा समय लगा जब आपने मैकेनिकल प्रोडक्शन, स्टीम इंजन की बात शुरू किया। लेकिन 1870 से लेकर 1900 ये घट गया समय यहाँ पर, जब आप उसका मास प्रोडक्शन करने लगे, असेंबली लाइन ले आए, फोर्ट्स और मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स आ गए। जब कंप्यूटर्स आए, सेमीकंडक्टर्स आए 1960 से तो ये भी देखिए कि 50 साल में ये पूरी रिवॉल्यूशन यहाँ पर सिमट गई। और अगर इस दिशा में जाएं तो जो चौथा रिवॉल्यूशन अभी आप जहां पर हैं, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है, समय घट रहा है। यहाँ समय अच्छा खासा था, यहाँ समय उससे कम हुआ, यहाँ समय उससे भी कम हुआ। और सवेर हमने आपसे कहा था कि ये कुछ दशकों में ये भी खत्म हो कि कुछ नया डिसरप्शन आ जाएगा। तो अगर हम अपने आप को ट्रेन नहीं करेंगे, ट्रेन का मतलब स्टेम के लोग आपस में साथ मिलकर के काम नहीं करेंगे, सीखेंगे, तो मुझे लगता है कि जो चैलेंजेस आपके सामने आएंगे या जो आप वर्क फोर्स तैयार करेंगे या जो काइंड ऑफ मैन पावर विल बी रिक्वायर्ड, दैट विल बी डेफिशिएंट टू सॉल्व द प्रॉब्लम विच आर कमिंग इन द वेक ऑफ न्यू डिसरप्शंस। और ये जो डिसरप्शंस हैं, ये डिसरप्शंस वेव की तरह आते हैं। पहला मैकेनाइजेशन था, स्टीम पावर आया, इलेक्ट्रिसिटी आया, इलेक्ट्रॉनिक्स हुआ, डिजिटल नेटवर्क आया, और उसके बाद यूबिक्विटस कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, अभी क्वांटम कंप्यूटिंग की बात कर रहे हैं। तो ये इस तरह से आगे बढ़ रहा है। अब यहाँ पर आप देखिए कि हमने यहाँ पर एक 3 बिंदु और रखे हैं। अभी कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा कि भारतवर्ष में 3 जो आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट, ये बदल दिए गए, चेंज किए गए, क्योंकि ये अंग्रेजों के जमाने के ड्रैकोनियन लॉज थे। उनका उद्देश्य था कि यहाँ के लोगों के द्वारा यहीं के लोगों पर शासन करना, क्रूरता करना। तो अब ऐसी स्थिति में अभी पिछले कई वर्षों से एक प्रिवेंशन ऑफ टॉर्चर बिल है। टॉर्चर बिल का मतलब ये होगा कि किसी के साथ 3rd डिग्री का इस्तेमाल मत करिए। अब 3rd डिग्री का इस्तेमाल नहीं करे तो पुलिस वाला तो आपसे या जो अपराधी है उससे कुछ पूछ ही नहीं सकता। जब वो पूछ नहीं सकता तो वो कोई आरोप सिद्ध ही नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति में एक नई विधा जो पहले से ही है, फोरेंसिक, अगर वो नहीं आएगा इन प्लेस तो आने वाले दिनों में, और हमने अभी आपको साइबर सिक्योरिटी, साइबर क्राइम के बारे में बताया, रोज नया प्रकार का तरीका लोग ढूंढते हैं कैसे किसी को ठगा जाए। और ठगने का मतलब ये होगा कि उनके लिए तो एक छोटी सी फोर्जरी है जो आईपीसी में आपको केवल कुछ दंड दे देगी, लेकिन किसी का तो पूरा धन जो पूरे जीवन की कमाई वो लेके चला गया। How will you compensate? How will you actually put in place to deter not to happen that एडवांसमेंट होता है, वैसे वैसे ही क्राइम के नए रूप आने लगते हैं। और क्राइम के जब नए रूप आते हैं तो क्राइम के नए रूप के साथ में स्टेम की आवश्यकता कहाँ पड़ती है कि उस क्राइम को डिटेक्ट करना, साक्ष्य इकट्ठे करना और उसके बाद फुल प्रूफ मैकेनिज्म देना जिससे कि आप उसका उपाय कर सके। तो ये 3 आपके सामने, आपको शायद ध्यान नहीं रहा होगा, भारतीय न्याय संहिता बिल, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल और भारतीय साक्ष्य बिल। तो इस पर हम डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन ये भी इसकी जो बियरिंग है वो कहीं ना कहीं उन्हीं स्टेम के डिसिप्लिन पर डिपेंड करेगी जहां पर
स्टेम के द्वारा आप इसका निदान ढूंढ सकेंगे। इंडस्ट्री 4.0 जैसे उदाहरण के तौर पर ये साइबर फिजिकल सिस्टम्स है, लेकिन इसके डिजाइन प्रिंसिपल्स 6 हैं। इंटरऑपरेबिलिटी का मतलब आप अगर कर दीजिए तो असेंबली स्टेशन, जैसे वहां पर फोर्ड की जो असेंबली लाइनिंग थी कि कार जब बनती तो पहले कार में एक वर्क स्टेशन पे आया जहां पर उन्होंने कार्बोरेटर लगाया, अगली बार गया तो उसमें उन्होंने कुछ और लगाया, तीसरी जगह कहीं और गया, तो क्रम से एक एक करके उसमें कंपोनेंट ऐड होते गए और जब असेंबली लाइन में बाहर निकला तो उसके पास कार पूरी बनी हुई मिली। इंटरऑपरेटेबिलिटी का मतलब कि अब स्मार्ट फैक्ट्रीज में ये सब खत्म हो गया, कहीं से भी कहीं भी कोई चीज ला करके आपने लगा दिया। Internet of Things, Internet of Services, that is also going to be one important concept in getting this interoperability. Virtualization, हमने आपको सबने बताया कि जहां पर आपका वर्चुअल वर्ल्ड है, जहां कनेक्टिविटी घर में आप बैठ करके वर्चुअली जुड़े, ड्राइंग रूम में बैठते हैं, चारों लोग पास 4 मोबाइल और चारों मोबाइल पे कोई फेसबुक पर है, कोई इंस्टाग्राम पर है और उसकी दुनिया अलग अलग, सबकी अलग अलग। वर्चुअलाइजेशन यहाँ हो गया स्मार्ट फैक्ट्री का कि आप कहीं पर कोई चीज बना रहे हैं, उसका इंटीग्रेशन कहीं हो रहा है, उसकी डिजाइन कोई बना रहा है, सिमुलेशन मॉडल कहीं और बना रहा है। लाइकवाइज डिसेंट्रलाइजेशन एंड इट हैज गॉट रियल टाइम कैपेबिलिटी। आप एक जगह सब कुछ बनाए के बजाय 10 जगह से आपका कनेक्ट है, आप सब जगह से इकट्ठा करके उसको आप ला के दे सकते हैं। सर्विस ओरिएंटेशन एंड मॉड्यूलरिटी, सो दीज आर द थिंग्स व्हिच मेक्स द इंडस्ट्री 4.0 डिस्टिंक्ट इन टर्म्स ऑफ द डिजाइन प्रिंसिपल्स। और इससे भी बड़ी बात यह है कि आप अगर सरवाइव करना चाहते हैं कल के दिन में, तो ये नहीं कि आप एक बनाते हैं कि 2 बनाते हैं। अगर आपके पास वर्चुअलाइजेशन और सर्विस ओरिएंटेशन के साथ में रियल टाइम कैपेबिलिटी इतनी नहीं है कि आप बहुत तेजी से लोगों तक पहुंच सके, तो somebody else will come and kill you. Kill means the business will be killed. उदाहरण के तौर पर जब टेलीफोन जब आया था, जब हम लोग टेलीफोन के लिए अप्लाई करते थे तो 75 साल में लगभग 100 मिलियन कस्टमर्स तक पहुंचा। लेकिन अब इंस्टाग्राम आया, 2 साल के अंदर ही अंदर 100 मिलियन कस्टमर्स के पास पहुंच गया। आजकल कुछ गेम्स आते हैं जो कि विद इन नो टाइम, महीने भर के अंदर उससे पहले ही 100 मिलियन कस्टमर्स तक पहुंच गए। तो ये जो पेस है, जितनी तेजी से हम लोग आगे लोगों तक पहुंच रहे हैं, दैट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड इन आवर process. Why India is important? क्योंकि India is being looked from a different perspective as a growth engine, global growth engine. Reason being कि इसके पास तमाम नंबर 1 फर्स्ट चीजें तमाम आ गई हैं जिनको कि हमको जानना चाहिए, और उसके मूल में भी स्टेम बहुत ही अच्छे से एम्बेडेड है। तो क्यों एम्बेडेड है? क्योंकि एडवांटेज इंडिया के तौर पर जीडीपी की बात कर लीजिए, ग्रोइंग इकोनॉमी की बात कर लीजिए, फॉरेन रिजर्व्स की बात कर लीजिए, रोड नेटवर्क की बात कर लीजिए, रेलवे नेटवर्क, अर्बन पॉपुलेशन, जो यंग पॉपुलेशन है, इंटरनेट यूजर्स ले लीजिए, स्ट्रॉन्ग कंज्यूमर मार्केट, इनकम लेवल्स कैसे आगे बढ़ेगी, वर्किंग पॉपुलेशन कितने लोग बढ़ेंगे, यंग नेशन का मतलब मीडियन एज कितना हो जाएगा, जो माध्य एज, ये सब चीजें एडवांटेज इंडिया के। ह्यूज कंज्यूमर मार्केट, जीडीपी ग्रोथ, स्किल्ड वर्कफोर्स, अपवर्ड मोबिलिटी, इंक्लूजन इन बैंकिंग सिस्टम, डीरेगुलेशन, ये डिजिटल, आपने अभी देखा होगा कि जितनी देर में आप यूपीआई कहते हैं उतनी देर में 7,000 ट्रांजैक्शंस हो जाते हैं। तो ये जो कुल मिलाकर के 5G का आना, उसके बाद विभिन्न प्रकार के सर्विसेज का आना, IoT, बिग डेटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इनका जो प्रभुत्व है वो बढ़ना, ये सब डेटा है which is all available to you and you can always look at from this perspective that how this data can be analyzed and how this can be used. And I'm not supposed to use or डेवलप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लेकिन हम उसका यूजर हो सकते हैं और उसमें अच्छे से उसका इस्तेमाल कर सके। इंडस्ट्री वर्किंग टू मिटिगेट की इश्यूज में, ये NASSCOM में ये कुछ और भी बातें हैं जिसमें कि कैसे हम लोग अपने जो वर्क फोर्स को, अगेन दो सेम थिंग, साइबर सिक्योरिटी, प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज सो दैट वी कैन गो टू डिफरेंट कंट्रीज, और लोग स्किल टैलेंट को रोक रहे हैं। अभी कल ही हमारे पास एक साउथ अफ्रीका से आए थे, तो वो उनको लगता है कि इंडियंस आर वेरी स्मार्ट सो वी शुड अवॉइड हायरिंग इंडियन, राइट। तो हम लोग
जगह जगह जाकर के मार्केट तो कैप्चर किया हुआ है, मतलब मार्केट का मतलब इंटेलेक्चुअल पार्ट, बट somehow we have to create our place also better as compared to. So these are many good things which are there, and make in India is only possible unless otherwise we have very strong STEM component in the country, in our education system. The students are trained in this STEM, then only whatever you are looking at this first is possible through Make in India if STEM is embedded in such a manner. अब आ जाइए कि कैसे हम लोग STEM प्रोग्राम के जो फीचर्स हैं, उनके बेनिफिट्स हैं और कैसे हम इनको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो पहली बात तो ये कि हाई क्वालिटी जो प्रोग्राम है आपका STEM का, ये नॉलेज ड्रिवन है। नॉलेज ड्रिवन का मतलब कि यू आर टेकिंग फ्रॉम डिफरेंट डिसिप्लिन्स द रिक्वायर्ड पार्ट, और इसका उपयोग आप केवल परीक्षा पास करने के लिए नहीं ला रहे हैं। तो एग्जाम क्रैकिंग का जो जमाना था वो चला गया, अब हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ जा रहे हैं। तो इसके लिए हमारा क्यूरिकुलम जो होगा वो आउट ऑफ बॉक्स क्रिएटिव थिंकिंग के लिए होगा, इनोवेशन के लिए होगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होगा बाय एप्लीकेशन ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोचेस। Pedagogy, accordingly, it will suit this two part in which experiential learning, और हम लोग जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो चेंजेस कर रहे थे वो यही थे कि जो 3 वर्टिकल्स आपके पास हैं, वोकेशनल, आपके पास हेलो, हमारी आवाज आ रही है ना भाई? मोनोलॉग? Yes sir. Yes sir. तो जो 3 वर्टिकल्स आपके पास हैं, वोकेशनल, स्किल और जनरल एजुकेशन, उनके बीच में अगर आपके पास क्वालिटी पैक हो कि कितना हमने, मान लीजिए कोई काम करते हैं, हमने कोई स्किल अर्न कर रखा है, जान रखा है, बहुत लंबे समय तक हम अभ्यास करते हैं म्यूजिक के पॉइंट ऑफ व्यू से। मान लीजिए हम एक्सपोनेंट हैं, हमने पढ़ाई नहीं की फॉर्मल, बट आई हैव गॉट ए गुड स्किल इन प्लेइंग सम इंस्ट्रूमेंट, so can my skill be considered at par with some kind of level? तो वही पार्ट यहाँ पर STEM पाथवेज में भी सोचने की बात है कि एक इंजीनियरिंग का, टेक्नोलॉजी का, मैथमेटिक्स वाला कैसे एक दूसरे के साथ मिल करके उसको इस प्रकार एम्बेड करें एक्सपर्ट के साथ मिल करके कि वो प्रॉब्लम ओरिएंटेड हो जाए और प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ बढ़े। अगेन एप्लीकेशन ओरिएंटेड, फील्ड वर्क, STEM रिलेटेड इंडस्ट्रीज में फील्ड वर्क, facilitating international education, project based learning, which I have already given some idea about the pulley concept जो हमने आपको बताया, blended learning, virtual e-learning, content gamification, international industry exposure, and then building communication and leadership skills, which are important, which I emphasized early in the morning also, and also with the help of other demonstrations, that leadership skills और बिल्डिंग तब जबकि आपके साथ लोगों के साथ वर्चुअली कनेक्ट होना है। आप छत के नीचे खड़े होकर के 10 लोगों को सुपरवाइज कर सकते हैं, लेकिन 10 डिफरेंट लोकेशंस पर, जो कि हो सकता है कि आपके देश के बाहर के लोग काम कर रहे हैं, उनको भी अगर आपको अपनी टीम का पार्ट बनाना है तो कैसे वो कम्युनिकेशन स्थापित करेंगे, वो लीडरशिप स्टाइल्स क्या होंगी, दैट नीड टू बी अंडरस्टूड। STEM competitions, the way we have to have this kind of competitions, जिससे कि एक दूसरे की भाषा समझने के लिए, भाषा का मतलब मेरा समझिए साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, डिफरेंट डिसिप्लिन्स अपने साथ साइलोज में ना रहें, आपस में कैसे एक दूसरे के साथ जुड़ें, उसके लिए हमको किस प्रकार प्रयास करें। तो ये कुछ एग्जाम्पल हमने रख रखा है आपके लिए कि एक्सपोजर टू साइंस हो, मैथमेटिक्स हो, इंजीनियरिंग हो, टेक्निकल स्किल्स हो, तो ये तो डोमेन स्किल्स हो गए, और दूसरे सॉफ्ट स्किल्स हो गए। डोमेन स्किल में कैसे, जैसे आपने साइबर सिक्योरिटी में IT स्पेशलाइजेशन लिया, आपको पता लग गया कि आप IP एड्रेस ढूंढ सकते हैं, आप पता कर सकते हैं कि कहाँ पर किसने टनलिंग की, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल्स, डेटा एनालिटिक्स, ये सब चीजें, अलजेब्रा, फाइनेंस, ये सब चीजें आपको डोमेन स्पेसिफिक हो गई जो आप उस विधा से पढ़ के आते हैं। Whereas in case of soft skills, you have to have how you are going to present, what are the presentation skills, your body language, your curiosity, tinkering mindset, collaboration, personal health, life. These are different soft skills which are considered to be STEM core soft skills, whereas we have domain skills also. So creating more STEM capable workforce is required,
and we have to understand the nature and history of problem, which I have given some idea, basic structures and incentives, potential for improvement, why there is a hope, why even there is a hope, it's difficult to reach there, and how India might bring about change. कैसे हम इसको अपने वर्कफोर्स को और रिसर्च नीड्स को एक दूसरे के साथ कंबाइन करके ला सकते हैं. तो जैसे उदाहरण के तौर पर हम वो दिखा नहीं रहे हैं, जैसे कैमरा आपके पास हो, तो एक कैमरा, सिंपल कैमरा जो सीसीटीवी लगा है, उससे आप देख सकते हैं कि कोई जहां पर टोल है वहां पर एक गाड़ी खड़ी है. आई फॉरगॉट टू इंक्लूड दैट, बट इफ यू हैव IR कैमरा, इंफ्रारेड, तो आप ये देख सकते हैं कि वो गाड़ी किसी को दबा करके खड़ी, किसी को उसने कुचल दिया है वहां खड़ी. दैट इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल. वो तब हो सकेगा जबकि आपकी एक्सपर्टाइज साइंस में, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ्स में, और ये सब उदाहरण के तौर पर हमने डिफेंस में लिया. तो डिफेंस इज नॉट ओनली लिमिटेड कि आप आर्टिलरी है, कहीं पर जाकर के आप एयरफोर्स हो गया. अब आपके पास चीजें बदल गई हैं और वहां भी स्टेम की आवश्यकता है, जहां पर सारी चीजें कैलकुलेट करके, और अब ड्रोन के थ्रू घर बैठे यहीं पर आप कहीं जाकर के ध्वस्त कर दे रहे हैं और लोगों की स्पाइंग कर रहे हैं, लोगों के बारे में पता कर रहे हैं. तो हाउ टू गेट देयर फ्रॉम हियर कि कन्वेंशनल तरीका और फिर स्टेम को यूज करके हम अपने को बेटर बनाएं. तो ये एग्जांपल हम आपको बता रहे हैं, डिक्लेयर्ड लर्निंग आउटकम, विच के सबके बारे में सबने कल बताया था हमने आज. रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग के बजाय वी शुड हैव analyzing, evaluating, creating, and these are the competencies which are changing, and we have to focus more on higher level of competencies rather than limited only to lower level of competencies. And this is the need of the hour, that we have to think in these terms. अब एक चीज हम आपको ये और भी दिखाते हैं कि अगर आप किसी एक डोमेन स्पेसिफिक में आपकी अच्छी पकड़ है, आपकी समझ अच्छी है, तो आपके फेल होने की संभावना कम है. अगर पुअर अंडरस्टैंडिंग है तो पक्का फेल होंगे, ये भी संभावना यहाँ निहित है. अच्छी पकड़ है और पास हो रहे हैं तो भी तो बहुत ऑब्वियस है, लेकिन कठिनाई यहाँ पर है. और ये डोमेन स्पेसिफिक के साथ अगर है, तो अगर हम मान लीजिए स्टेम की बात करें, तो स्टेम में हो सकता है कि आई एम नॉट इक्वली वेल वर्स्ड विद, इफ आई एम हैविंग अ बैकग्राउंड ऑफ साइंस, I may not be having good background of engineering, where there may be some kind of understanding problem in that part. तो अब मेरे सामने चैलेंज केवल एक डोमेन स्पेसिफिक में ट्रेडिशनल असेसमेंट्स को लेके चलें, तब हम कहाँ पर हैं, और स्टेम को ले लें और तब हम अपने को असेस करें कहाँ पर हैं, तो आपके पास चैलेंजेस बहुत हैं. तो इसलिए आपके पास असेसमेंट के तरीके बदलने चाहिए. लर्नर का प्रोफाइल चेंज हो रहा है. जब आप स्टेम एजुकेशन देंगे तो तमाम लोग होंगे जो कि टेक सेवी होंगे, आप पढ़ा रहे होंगे, वो रिकॉर्ड कर रहे होंगे, फोटो खींच रहे होंगे. वर्क एनवायरनमेंट चेंज हो गया. अभी हम यहाँ पर आपको देख नहीं पा रहे, लेकिन आपके साथ डायलॉग पर है ना. एडोलेसेंट कंसर्न्स, न्यूक्लियर फैमिली, फैमिली स्ट्रक्चर, एसेसिंग इंफॉर्मेशन, एवरीथिंग इज अवेलेबल. एक क्लिक पर आपको गूगल में सब कुछ मिल जाएगा. उसके बाद जो लाइफ लॉन्ग लर्निंग की आवश्यकता है, जो हमने अभी आपको एम्फेसाइज किया इन टर्म्स ऑफ द डिसरप्शंस विच आर टेकिंग एट ए वेरी फास्ट पेस, that after first, second, third, fourth revolution is there. So how we are going to satisfy the requirement of lifelong learning necessity? I have emphasized more and more about higher order of thinking skills, जिसमें केवल वो रिमेम्बरिंग, अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन तक की नहीं, बल्कि जितने भी प्रकार के हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स हैं, वो भी आपको अपने साथ रखना पड़ेगा. अब आ जाइए, मैथ साइंस का जो एजुकेशन प्रायोरिटी फ्रेमवर्क है, वो कैसे देखा जाए, कहाँ कहाँ पर हमको ध्यान देना पड़ेगा. कि अगर हम एज ए टीचर एजुकेटर हैं तब क्या देखना पड़ेगा, खुद फैकल्टी हैं तब कैसे करना पड़ेगा, और अगर हम कहीं करिकुलम फ्रेम कर रहे हैं तो मुझे वहाँ क्या करना पड़ेगा. तो पहली बात तो ये कि जो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स है, डोमेन स्पेसिफिक जो एपिस्टेमोलॉजिकल नॉलेज है, वो तो हमको हमेशा हर जगह रोबस्ट बनाना ही पड़ेगा. Strong pre-college teacher force, and because of which in the morning session also we emphasize that IUCT is going to play an important role in seamless integration of all the 3 levels. तो जब तक आपके पास जो नीचे का टीचर वर्क फोर्स है वो अगर प्रॉपर नहीं हुआ, जागृत नहीं हुआ, तो आपके पास स्टूडेंट की क्वालिटी अच्छी नहीं आएगी. तो कैसे हम SNT वर्क फोर्स का एक पाइपलाइन बनाएं जिसमें कि
सभी लोगों को जो एक्सेस, इक्विटी, अंडर रिप्रेजेंटेड ग्रुप्स हैं उनको पब्लिक लाइब्रेरी साइंस, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए प्रायोरिटाइज कर दें कि जो प्री कॉलेज हैं उनके लिए टीचर का करिकुलम क्या रिफॉर्म, ऑर्गेनाइजेशनल रिफॉर्म, स्टूडेंट सपोर्ट क्या होना चाहिए, अंडर ग्रेजुएट में curriculum reform, faculty preparation and encashment. This is what we are doing here. जो capacity building part कर रहे हैं. Student support incentives. Student support इसलिए है क्योंकि जो बच्चा STEM पढ़ने आ रहा है तो हो सकता है किसी एक पिलर में उसकी पकड़ ज्यादा हो, कैसे उसको सपोर्ट करेंगे जिससे कि वो दूसरे विधा को भी अच्छे समझ सके. एंड ग्रेजुएट में अगेन इंसेंटिवाइज एंड अपॉर्चुनिटीज शुड बी गिवन. और अभी हमने आपको आपके समक्ष एक चुनौती रखी थी असेसमेंट को लेकर के. असेसमेंट भी हमारे अब नए प्रकार के होंगे, वो इस प्रकार नहीं होंगे जिससे कि हम अपने को सक्षम ना पाए. तो स्टेम एजुकेशन जो है वो स्टार्टिंग फ्रॉम टीचर प्रिपरेशन टू हायर एजुकेशन, स्टेम टीचिंग, स्टेबिलिटी, स्ट्रक्चर, इंसेंटिव्स. और होता क्या था पहले हम लोग भी कि आप नियुक्त किए जाते हैं पढ़ाने के लिए, टीचिंग के लिए, और आपका जब प्रमोशन होता है तो आपसे पूछा जाता है कि आपने रिसर्च कितना किया, क्या पढ़ा, क्या आपने पब्लिश किया. तो ये जो इंसेंटिवाइजेशन है वो पार्ट, अकाउंटेबिलिटी का पार्ट, ये भी पार्ट आपके हिस्से में होना चाहिए. और जब से स्टेम की बात आई तो आपने राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 3 प्रकार के विश्वविद्यालयों की बात सोची होगी, सुना होगा आपने. एक रिसर्च यूनिवर्सिटी, दूसरा टीचर यूनिवर्सिटी और तीसरा ऑटोनॉमस कॉलेजेस. तो जब स्टेम हम हायर एजुकेशन में लाते हैं तो रिसर्च आउटपुट नेचुरली बढ़ता है. और जब नेचुरली बढ़ता है तो जैसे हमारे इंसेंटिव्स भी है, कुछ इनिशिएटिव्स भी हैं, जैसे गति की बात हम लोग कर रहे थे अभी, तो रिसर्च यूनिवर्सिटी का कॉन्सेप्ट उभर के आता है. क्यों? क्योंकि स्टेम डिपार्टमेंट्स में जहां पर रिसर्च प्रोडक्टिविटी, जब हम प्रॉब्लम सॉल्विंग करने लगे, जब कोई रियल प्रॉब्लम को सोल्यूशन लेके आते हैं, इसका मतलब कि हम ज्यादा समय मेरा रिसर्च में जाता है और हम लोग वहां पर जो चीजें पैदा करके ला रहे हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी. सो लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, इसके साथ एक कोलैटरल डैमेज भी है कि आप जाएंगे तो जो अभी पुराना ट्रेडिशनल था कि हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ते थे, तो मैथमेटिक्स में खास करके जो लोग पुराने वाले लोग हैं, इंटरमीडिएट में 6 किताबें होती थी जिसमें आप अलजेब्रा भी पढ़ते थे, ट्रिग्नोमेट्री भी पढ़ते थे, कैलकुलस, इंटीग्रल, डिफरेंशियल, स्टैटिक्स, डायनेमिक्स. लेकिन जब आप स्टेम की तरफ जाएंगे तो जैसे लेस करिकुलम की बात डायरेक्टर साहब ने सवेरे पॉलिसी स्टेटमेंट पढ़ के बताया, तो एक हो सकता है कि उतना डेप्थ, लोएस्ट मैथ और साइंस रिक्वायरमेंट है, केवल उतने काम की चीज लीजिए जिसका कि आप यूज कर सकें. तो जो फैकल्टी होगी वो उसके अंदर डोमेन में डेप्थ, डोमेन का मतलब एक टी अगर हम बनाएं, ऐसे टी बनाएं, तो टी में एक तो हो गया कि ब्रॉड, ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, और किसी भी एक विषय में अंदर डीप घुसते चले जाएं तो टी का दूसरा एंगल हो गया, दूसरा साइड हो गया. तो ये टी का ये जो पार्ट है वो मिसिंग होगा, ये कम होगा, छोटे छोटे टी होंगे कि आप जानते सब है, थोड़ा थोड़ा जानते, बजाय इसके कि आप एक दिशा में ज्यादा पारंगत है. तो ये कठिनाई, ये कोलेटरल डैमेज भी हो सकता है कि अगर हम स्टेम की तरफ आगे बढ़े तो ये कठिनाई हो सकती है कि हम लोग ये जो लोग आए कि जिनको मैथ्स और साइंस में रुचि नहीं थी, थोड़ा बहुत मैथ्स चला करके आएंगे, तो उन बच्चों को हम यहाँ पर, यू कैन हैव बोथ द थिंग्स, सभी चीजें सब जगह नहीं होती, लेकिन हमको ध्यान रखना चाहिए कहाँ पर कौन सी कठिनाई हम ला रहे हैं, कौन सी समस्या मोल ले रहे हैं, कौन सी समस्या हम निराकरण कर सकते हैं. जो मैथ्स इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स हैं वहां पर इंक्रीज नंबर ऑफ अंडरग्रेजुएट मेजर्स फॉर फोकस एजुकेशन ऑन वर्कफोर्स. जैसा जरूरत भी हमने बताया कि लाइफस्टाइल चेंज हो गई आपके वर्कफोर्स में, हमको अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चाहिए तो बाकी छोड़कर केवल वही लोग पढ़ेंगे. नॉट इन्वॉल्व इन टीचर ट्रेनिंग, इंसेंटिव्स टू चेंज टीचिंग मेथड्स जो है चल रहा है, ये दूसरी प्रॉब्लम है. इंस्टीट्यूशंस में जब रिसर्च यूनिवर्सिटी आ गई तो हमारा फोकस क्या होगा कि रिसर्च करो, प्रॉब्लम सॉल्व करो, पढ़ाई हो रही कि नहीं हो रही है, टीचिंग हो रही है कि नहीं, शायद मेरा ध्यान उधर नहीं जाए. तो फंडिंग भी एजुकेशन से रिसर्च की तरफ हम शिफ्ट कर देंगे. ये कठिनाइयां हैं जो कि लोकली ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, और कभी कभी ऐसा नहीं हो सकता कि गुड के चक्कर में बैड छोड़ दीजिए, समझ रहे ना, गुड रिजल्ट जो है वो बैड भी हो सकते हैं. ऑप्टिमाइज करना आपके अगर ध्यान में रहेगा कि कठिनाई होंगी,
because of the system part, you cannot do justice equally with all the components, then definitely you have to look at that part from a different perspective. Potential for improvement क्या है? Potential for improvement ये है कि साइंस का जो क्लासरूम स्टडी है ये इम्प्रूव करेगा, क्योंकि आप फील्ड बेस्ड हो गए, आप प्रॉब्लम ओरिएंटेड हो गए, और इसका नतीजा क्या होगा कि जब आपका ये जो ब्रेन है ना, इसके दो लोब्स हैं, लेफ्ट लोब और राइट लोब, तो इन दोनों का डेवलपमेंट एक जैसा नहीं होता। पैदा होते समय एक अगर ज्यादा डेवलप्ड है कंपेयर टू कंपैरेटिवली, तो आप ऑब्वियसली अगर दाहिना ज्यादा डेवलप्ड है तो बाएं हाथ से आप काम करना शुरू करेंगे, वाइस वर्सा। तो जो ब्रेन का रिसर्च है, जो ब्रेन का डेवलपमेंट है, ये आप दोनों चीजें एक साथ कनेक्टेड है कि आप लर्निंग को हाई लेवल एक्सपर्टाइज तक ले जाएं। जब बढ़िया से कनेक्ट डेवलप हो विषयों के बीच में, तो आपका जो डेवलपमेंट होगा कॉग्निटिव साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, यू विल नॉट बी अ काइंड ऑफ रोबो कि एक चीज आपने पढ़ लिया, रटा रटाया, उसको आप एक रोबो की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। जब आप इंटरकनेक्टेडनेस समझ रहे हैं, जब आप विषयों के बीच में अंतर संबंध स्थापित कर सकेंगे, तो आपका जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा वो कहीं ज्यादा उन्नत होगा एज कंपेयर टू बिल्कुल मायोपिक और एक एरिया में अपने को संकेंद्रित करने वाले लोगों की तुलना में। तो ये हम लोग इस पर कैसे चेंज हम ला सकते हैं? ग्रेटर स्टेम एक्सपर्टाइज, एडवांसेस इन टीचिंग एंड लर्निंग, जो IUCT का मैंडेट है कि किस प्रकार हम पेडागॉजीज डेवलप करें, कौन सी मेट्रिक्स लाएं, कौन सा इंसेंटिव सिस्टम लाएं, जिससे कि जो हम लोगों ने अभी नेशनल रिसर्च NRF की परिकल्पना की है, R&D फंडिंग कैसे हो, न्यू इंसेंटिव्स, और इनमें कौन कौन से किस प्रकार के, हमने आपको बताया कि जो वर्क फोर्स है, अगर हमको टीचिंग के लिए रखना है, टीचिंग यूनिवर्सिटी के लिए या रिसर्च के लिए, अकॉर्डिंगली वी हैव टू डेवलप मेट्रिक्स। मेट्रिक्स का मतलब जो हमारी सर्विस कंडीशंस हैं उनको उसके अकॉर्डिंगली हमको ला के रखना पड़ेगा, और तभी जाकर के इन सभी चीज़ों को आप ला सकेंगे, और जो कोलैटरल डैमेजेस हैं उनको आप कम कर सकेंगे। स्टेम स्टूडेंट्स को लाना, उनको साथ में रखना, और कैसे हम इन एक जो साइकिल है ये साइकिल चलती रहे कि आपके पास इंजीनियर टेक्नोलॉजिस्ट हो, वो डिज़ाइन करके आपको दें, टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग प्रोडक्ट बने, सपोर्ट से साइंटिस्ट एंड मैथमेटिशियन जनरेट करें क्या साइंटिफिक एंड मैथमेटिकल नॉलेज, जो फिर से यूज करें, तो ये साइकिल हमेशा चलने वाली हो, लेकिन इसके केंद्र में हमेशा सोसाइटी का नीड ध्यान में हो, दृष्टिगत हो, कोई चीज हाइपोथेटिकल ना हो करके रियल प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात की जाए। तो दिस इज व्हाट द वे वी डेमोन्स्ट्रेट हाउ दिस व्हील ऑफ स्टेम विल कीप ऑन। अब जैसे हमने आपको बताया था कि हमारे पास बिग आइडियाज होने चाहिए, तो बिग आइडियाज में तमाम ऐसी चीजें हैं जो कि हम अपने स्टेम फैकल्टी के तौर पर अपने दिमाग में रखें और उन बिग आइडियाज के अराउंड लोगों को बताएं। टेक्निकल नॉलेज की भी एक लिस्टिंग है, उसको कैसे हम एलाबोरेट करें, कौन कौन सी टेक्निकल नॉलेज कहाँ से आ रही है, उसकी आवश्यकता कहाँ पड़ेगी, स्टेम में प्रैक्टिसेस क्या हैं, आस्किंग क्वेश्चंस एंड डिफाइनिंग प्रॉब्लम्स, डेवलपिंग एंड यूजिंग मॉडल्स, प्लानिंग एंड कैरिंग आउट इन्वेस्टिगेशन, और इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा यूजिंग मैथमेटिक्स। ये सारी चीजें जो डिफरेंट स्टेम से आ रही हैं, उन सबको इकट्ठा करके और उसी के आधार पर एम्बेडेड आपका जो सिस्टम हो वो बन के आए, तब जाकर के all the components get involved into this system, this process of inquiry, and then you approach toward the solving of problem. So unless otherwise you have got STEM values and ethics, which is very much desired, curiosity, integrity, objectivity, open-minded इसलिए क्योंकि आप अगर अपने विधा को मानते हैं कि हम ही श्रेष्ठ हैं, तो दूसरे की ओपिनियन आप नहीं लेंगे। अगर आपको लगता है कि दूसरे ने जो बताया है दैट इज ऑल्सो मीनिंगफुल, तो यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल और अपने स्टैंड को चेंज करिए। रेडी टू रिपीट द एक्सपेरिमेंट, अगर आपने किया, दूसरे का कोई विचार आया कि ऐसे भी किया जा सकता है, वो आप निश्चित रूप से करें। तो ये कुछ बिंदु हैं जिन पर आपका ध्यान जाना चाहिए। कोऑपरेटिव, रिस्पॉन्सिबल, प्रेसिशन, ये इसके बारे में हम आपको सवेरे भी इंडिकेट कर चुके थे
कि without working together in carrying out activities and experiments, STEM will not get realized. सवेरे एक बात और हुई थी कि हम लोग STEM को स्ट्रीम में कैसे ले जाएं, इंक्लूडिंग द आर्ट्स एंड सोशल साइंसेज। तो इस प्रश्न का उत्तर वहीं पर था जहां आपने देखा था कि वाटर बॉडीज में 10,000 साल का जो सोसाइटल इवोल्यूशन था उसमें 300 साल भारी पड़ गए। और जब भारी पड़ गए तो सोसाइटी ने समझा ही नहीं कि जो विज्ञान दे रहा है उस विज्ञान का अभिशाप भी कितना होगा कि आगे चल के हमारा ही जीवन कष्टमय हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में साइंस में जो इंटरडिसिप्लिनरी कनेक्शंस हैं अक्रॉस ऑल साइंसेज इंक्लूडिंग सोशल साइंसेज, जो डेटा एनालिटिक्स की बात कर रहे थे वो यहाँ पर भी इंक्लूडेड आर्ट्स सोशल साइंसेज में। टेक्नोलॉजी डिजाइनिंग एंड क्राफ्टिंग द टूल्स ऑफ टुमारो, इंजीनियरिंग डिजाइन स्टैंडर्ड्स, and then you have to imagine, you have to plan, you have to create arts, creativity, language, writing, communication skill. अब आप ये कहेंगे साहब स्टेम में हमको आर्ट सोशल साइंस की जरूरत ही नहीं है। बिना कम्युनिकेशन के, बिना कोलैबोरेशन के, बिना क्रिएटिविटी के how can you connect all these? And maths is what? Relevant math concepts that are woven into the topic, vertical alignment. तो साइंस कंटेंट एज ड्राइविंग फोर्स है, बट यू हैव वेरी क्लियर कट डिफाइंड क्रॉस कल्चरल, क्रॉस करिकुलर इंटीग्रेशन। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट दिस इन आवर सीपीडीपी, तो ये हमने एक शिक्षा समागम में इसके बारे में बात की थी कि हम लोग सीपीडीपी के कितने चरण होने चाहिए। तो पहला पार्ट तो ये हो गया कि जब हम किसी को इंडक्ट करते हैं तो यह देख रहे हैं आप यहाँ पर कि रॉ माइंड है, आप अच्छे से, बल्ब जला हुआ है अंदर लेकिन आपके दिमाग के अंदर बल्ब जला हुआ है। आप एमएससी करके, पीएचडी करके, अपने रिसर्च करके अपने टॉपिक में बहुत अच्छा जानते हैं। तो आप एक डोमेन स्पेसिफिक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी आपके पास है, हाई एकेडमिक रिगर है जिससे आपने रिसर्च किया, आपने अच्छे पब्लिकेशंस किए और आप पढ़ाने के लिए आ गए। अगला जो स्टेप होना चाहिए जिसमें फैकल्टी इंडक्शन प्रोग्राम है, पेडागोजी के बारे में हम आपको सिखा रहे हैं। तो आपको आपका लक्ष्य जो है वो केंद्रित कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि अब आपको कैसे क्लास में बच्चों को पढ़ाना है, एंगेज करना है, उनके लेवल तक पहुंच करके उनको कैसे आप उड़ना सिखाएं। टीचिंग लर्निंग का पार्ट आपको सिखा रहे हैं। उसके बाद जब आप पढ़ाने लगते हैं, जब रम गए पढ़ने पढ़ाने में, स्टेम में विशेष करके, तो ये हो गया आपका डोमेन नॉलेज। ये एक तरह से आणविक भट्टी दिख रही है जहां पर आपके दिमाग में कुछ चलने लगा कि हम तो अपना साइंस ऐसे करते थे, टेक्नोलॉजी में क्या है, इंजीनियरिंग में क्या है, मैथमेटिक्स में क्या है। तो अब हम आपको अपना डोमेन नॉलेज में अपडेट करते हैं, रिचार्ज कर रहे हैं। और जैसे ही आपने लोगों की बात को समझना शुरू किया, स्टेम में आप अपने को अंदर डीपली चले गए, तब आपके मन में क्रॉस फर्टिलाइजेशन ऑफ आइडिया शुरू होगा कि अगर हम ऐसे करते थे, इसको ऐसे करें तो क्या होगा। अगर ये प्रॉब्लम हमने ऐसे सीखी थी, वहां पर इस तरह से किया जाता है, तो आपको रियल इश्यूज, जो वास्तविक समस्या है, उनके बारे में लिंकेज पता चलेगा। आप उन लोगों के साथ भी जाएंगे, फील्ड ट्रेनिंग में लोगों के साथ समझने जाएंगे कि कम्युनिटी में सोसाइटी की नीड्स क्या हैं, उनकी नीड्स को देख करके फिर अपने आप को चेंज करेंगे। तो ये आपके जीवन का अगला पड़ाव होगा। फिर लीडरशिप रोल थोड़ा बहुत आपको पहले से ही लोगों के साथ टीम में काम करना है, बात करना है, कम्युनिकेट करना है, कोलैबोरेट करना है, तो वो पार्ट भी आपको सीखना पड़ेगा। और जब इस प्रक्रिया से आप गुजरेंगे तो परिकल्पना यही है कि आप अंतिम का मतलब सीनियर मोस्ट जब आप पहुंच जाएंगे अपने करियर के, तो आप एक एनलाइटेंड सोल की तरह होंगे, सोसाइटी के लिए टॉर्च बियरर होंगे। और ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस एक प्रकार से क्वालिटी कल्चर एक संस्थान को देगा आपके अंदर। आप खुद एक इंस्टीट्यूशन बन जाएंगे। और जो कल्पना है गुरु की कि वो कैपेबल हो, एनर्जाइज्ड हो, मोटिवेटेड हो और साथ ही साथ वो दूसरों को इंस्पायर कर सके, ये इस प्रकार के एक सोल की परिकल्पना है। अगर इस सोल को हम प्राप्त कर लेते हैं, ये सोल हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है, तो हम एक अच्छी यूनिवर्सिटी में, जहां पर केवल पढ़ाई नहीं होती, केवल डिग्री नहीं बांटी जाती, के बजाय हम उस विषय का नेतृत्व करने वाले कंप्लीटली रूपांतरित व्यक्ति का निर्माण कर सकेंगे। यह इस सीपीडीपी का इन एसेंस पूरा जो समराइज पार्ट है, वो हम अब यहाँ पर आपकी बात
अपनी बात हम समाप्त करते हैं। Thank you, sir. I am Dr. Manish Kumar Gupta from Purvanchal University, Jaunpur, working here in a biotechnology department. It was a wonderful talk. My query is related to the Bloom's taxonomy and the problems which most of the teachers are facing. We have adopted the new education policy 2020, and we have updated our syllabus as per the course outcome and program outcome. But as you know that state universities are associated with most of the affiliated colleges. So when we are going for assessment of our students, so the number of copies are more as compared to the number of teachers. So when we are evaluating this course outcome, program outcome, we are not getting that sufficient time to make the proper assessment of the student. So do you think that this mechanism is useful for the universities who are dealing with millions of students, or this mechanism is suitable for the limited number of students? Sir, over to you, sir. Certainly this method is, हमने आपको बताया ना कि तक्षशिला और नालंदा में जो टीचर स्टूडेंट रेशियो था उसकी परिकल्पना हम आज नहीं कर सकते। 10,000 पढ़ने वाले हैं, 5,000 2,000 पढ़ाने वाले लोग हैं। तो पॉलिसी में इसका भी प्रोविज़न है कि ये जो हम लोग एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी के तौर पर उन कॉलेजेस का भी बर्डन लेते हैं जो हमारे, जिनको हमने ना कभी पढ़ाया ना उनके साथ हमारा साक्षात्कार हुआ, उनका कॉपी जांच रहे हैं, उनके यहाँ उनके संबद्धता को लेके, कभी अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए, कभी इन्विजिलेशन के लिए, कभी फ्लाइंग स्क्वाड के लिए। तो जो पिछले वर्षों में जो ह्रास हुआ, नहीं तो पहले क्या था, आगरा कॉलेज हुआ, बरेली कॉलेज ही एक प्रकार से ज्ञान के केंद्र हुआ करते थे, जहाँ के निकले हुए पता नहीं कहाँ कहाँ पहुँचे हुए लोग। लेकिन जब ध्यान शिक्षण से कहीं और चला गया, मेरा पूरा समय जाने लगा इन्हीं कार्यों में, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इस बात की परिकल्पना है कि डिग्री ग्रांटिंग इंस्टीट्यूशंस बनाए जाए, जितने लोग हैं सब लोग इस बात की जिम्मेदारी लें। और कैसे, अब आपके सामने कठिनाई होगी ना, जहाँ पढ़ाई नहीं होती, जहाँ पर परीक्षा की शुचिता नहीं है, तो उस दिशा में पहल इस प्रकार का है, जैसे कि हम आपको उदाहरण लें, नेशनल कमीशन, मेडिकल कमीशन बना, NMC है ना। तो नेशनल मेडिकल कमीशन में उन्होंने क्या किया कि ठीक है, हमने आपको नीट से परीक्षा लेकर के आपको बच्चे दे दिए। बच्चे देने के बाद जब 4th ईयर होगा तो 4th ईयर में एक टेस्ट हम कर लेंगे। अब वो आप अगर मान लीजिए अपने बच्चों को ठीक से नहीं पढ़ाते हैं और उनको अपने यहाँ पर इंटरनल असेसमेंट में आप हाई मार्क्स देते हैं, तो जब एक राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा होगी, जैसे CUET की बात हुई, तो CUET में क्या होता है, एक टेस्ट पे सब लोग नापे जाएंगे। जब नापे जाएंगे तो वेदर यू आर कमिंग टू आवर एक्सपेक्टेशन और नॉट। ये नहीं होगा कि अपने कॉलेज में आपने 100 में 100 पा लिया और आप यहाँ पर फेल कर गए। तो जो चेंजेस आ रहे हैं वो एक दिन में नहीं होने वाले हैं। आपकी व्यथा कथा से हम पीड़ित हैं, हम भी जानते थे। जब झांसी में मुझे रहना था तो सारा समय उसी में चला जाता, परीक्षा कराओ, एडमिशन लो, और कहाँ आप कॉपी जांचेंगे, कहाँ आप इन बातों को कहेंगे जो हम लोग यहाँ पर जिसके बारे में चर्चा कर रहे थे। ये आपकी चिंता बहुत स्वाभाविक है, लेकिन इसका निदान इसी पॉलिसी में है। आने वाले दिनों में टेक्नोलॉजी को ध्यान में रखते हुए जरूर कुछ ना कुछ उपाय होगा। जी नमस्कार सर। सर, आपका लेक्चर आई ओपनिंग था। बहुत सी चीज़ें आपने हम सबको रिमाइंड कराई है एज अ सिटीज़न कि किस तरह से पॉल्यूशन, जितने भी आपने इसमें बर्निंग इश्यूज उठाए। मेरा प्रश्न है कि ऑब्जर्वेशन है, ये बहुत मुश्किल है क्योंकि हम सब जानते हैं कि इतना पॉल्यूशन फैल रहा है, इतने क्लाइमेट चेंजेस आ रहे हैं और इसके कारक भी इंसान ही हैं। सर, बस मेरे को एक चीज़ कहनी है कि ये सब चीज़ें हम जान रहे हैं स्टेम एजुकेशन के द्वारा और अपने इनिशिएटिव के द्वारा। जब हम SDG के गोल्स की बात करते हैं, सब बात कर रहे हैं, यानी कि इंसान आज अच्छी तरह जागृत है कि किस तरह के इश्यूज हैं कि हम अपने इस एनवायरनमेंट को बचा सके। उसके बावजूद मतलब ये स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे भी डिस्कशन हो रहे हैं, केवल पॉलिटिकल लेवल पे डिस्कशंस नहीं हो रहे हैं। उसके बावजूद मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रही हूँ। अगर हमने कहा कि सिंगल यूज प्लास्टिक अब बैन हो जाना चाहिए, इन स्पाइट ऑफ डेट, जब ये
इंस्ट्रक्शन आती है, बैन हो जाता है। उसके बाद अभी हम सब आज के दिन भी अगर मार्केट में जाएंगे, दिवाली आ जाएगी 1 महीने के बाद, सारी चीजें अब हमें डेकोरेटेड फॉर्म में मिलेंगी। सब चीजों के ऊपर सिंगल यूज प्लास्टिक की कवरिंग हुई होती है, जिसे हम एक छोटे से चॉकलेट के पैकेट से लेके बड़े गिफ्ट पैक तक हम उसको खरीदते हैं, गिफ्ट देते हैं, सारा पैकेजिंग मटेरियल डस्टबिन में फेंक देते हैं और हम उस चीज का इस्तेमाल करते हैं। अगर दिवाली के बाद या दिवाली के 15 दिन बाद तक देखें, केवल हिंदुस्तान में और नॉर्थ इंडिया में मैं कहूंगी, इतना ज्यादा पैकिंग मटेरियल का वेस्टेज होता है, जो आज से 10-15 साल पहले हम तब भी गिफ्टिंग करते थे, तब भी अपनी विशेस एक दूसरे को देते थे, लेकिन नॉट थ्रू दिस गिफ्ट्स एंड प्लस दिस गिफ्ट मटेरियल्स। मेरा प्रॉब्लम उस पैकेजिंग मटेरियल से है। दिल्ली में अगर जाएं तो पूरा का पूरा एक पहाड़ बना हुआ है, जो कूड़े के पहाड़ है, 1 नहीं 2 या 3 है, और वहां से निकलना मुश्किल है। ये तो मैं आपको मतलब मेट्रो सिटी या कैपिटल ऑफ इंडिया की बात कर रही हूँ। ये हर एक बच्चा देख रहा है, हर एक जागृत इंसान देख रहा है, लेकिन उसके बावजूद पॉलिसी तो बन जाती है, हम उसके कारण भी समझते हैं, हम उसके समाधान भी निकालते हैं, लेकिन जब इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है तो वापस हम धरातल पर क्यों आ जाते हैं? सर, ये प्रश्न है कि ऑब्जर्वेशन है? आपका प्रश्न और ऑब्जर्वेशन दोनों है। तो जिस तरह से आपने कहा है उसी तरह से हम अपनी बात रखेंगे, आप इसको देखिएगा। जागृत आप जब कहते हैं ना, तो कितने जागृत हैं, कितने सजग हैं, एक छोटा सा दृष्टांत हम आपको बताते हैं। एक राजा थे, तो वो उनको लगता था कि उनको नींद नहीं आ रही है, उनको बहुत परेशानी होती थी, हमेशा उनका मन अशांत रहता था, है ना। तो उनको किसी ने बताया कि चलिए हम आपको एक योगी हैं, उनसे मिलवा देते हैं। उनके पास वो गए, तो योगी ने कहा कि क्या बात है, बताओ। तो उन्होंने बताया था, हमको नींद नहीं आती, हम बहुत परेशान रहते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम्हारा मन ठिकाने लगा देंगे, कल तुम आना 4 बजे भोर में सवेरे आना, लेकिन ये जो तुम लेकर के आए हो ना अपने साथ सैनिकों का दस्ता और ये जो आपके मंत्रिमंडल, ये मत लेके आना, सवेरे 4 बजे अकेले आना। राजा को बड़ा डर लगा कि सवेरे 4 बजे बुला रहे हैं, और ये, लेकिन उनको मन में भाव तो आया कि बड़ा आदमी तो बहुत विलक्षण प्रतिभा के लग रहे हैं, तो इनके पास जाना चाहिए। डरते डराते सवेरे कल अगले दिन पहुंच गए 4 बजे। तो जब गए तो उन्होंने देखा तो योगी जी जो है अपना एक दंड था, उसमें तेल वेल लगा रहे थे अच्छे से। राजा को फिर डर लगा कि पता चला कि ये तेल पिला करके रखे, कहीं हमारी पिटाई ना करें। तो बैठ जाओ, सीधे हो जाओ, सजग हो जाओ, है ना। तो उन्होंने उनको बैठा दिया, बता दिया, अब बताओ कि तुम्हारा मन कहाँ है, कौन तुमको परेशान करता है, तुमको नींद नहीं आती। राजा जो है उसके बाद वो लगा ढूंढने कि कहाँ उसका मन है शरीर में, और उसको डर लगा कहीं हम बता दें इस साइड में है या इस साइड में है, तो कहीं उसकी पिटाई ना हो जाए। इतनी बात करते समय थोड़ी देर में वो इतना सजग हो गया, जागृत हो गया कि वो ध्यान मग्न हो गया। फिर उन योगी ने उनको जाके जगाया कि भाई तुम यहाँ क्या करने आए थे? कहा साहब हम तो ध्यान मग्न हो गए। आपका जो प्रश्न था ना कि हम जानते सब हैं, हमने देखा है कि हमारे सामने ये कठिनाई है, लेकिन जब हमको करना होगा तो इसी जगह पर अभी उठेंगे, कहीं पर कोई भी चीज फेंक के चले जाएंगे। तो जब जागृत का मतलब वो जागृत नहीं है कि खाली हमारे बैक ऑफ माइंड में कोई चीज चली गई, जब हमने उसको इंटरनलाइज कर लिया, उस प्रॉब्लम को साथ, उस प्रॉब्लम के साथ जीने लगे, तब जाकर के उसको जागरण कहते हैं, उसको जागृति कहते हैं, है ना। तो आप अभी जो कह रहे हैं केवल वो एक प्रकार का अवेयरनेस है कि आप जानते हैं, और ये भी जानते हैं कि इसको ऐसे करने से कूड़े का पहाड़ बनेगा और उसके बगल में आप रह नहीं पाएंगे, उसके बाद कूड़े को समतल करके उस पर लोग मकान बनाएंगे, वो मकान ढहेंगे, सब पता है। सबको पता था कि वो जो जोशी मठ में और उन जगहों पर लोगों ने मकान बना लिए, वो मकान ढहे इसलिए रहे क्योंकि पानी का तो रास्ता छोड़ा ही नहीं, ऊपर से पहाड़ पर से जो पानी बहेगा, बरसेगा, वो कहाँ जाएगा? एक बार में सब उठा के बहा ले गया। तो प्रॉब्लम क्या है? जागृति की, सजग रहने की बात है, जो कि अदरवाइज अभी हम लोग सजग नहीं हुए हैं। सजग होंगे तो हमारे पार्ट ऑफ लाइफ का हिस्सा बनेगा वो। तो जानना अलग और उसको कार्य व्यवहार में लाना, दोनों में अंतर है। और यही आपका जो ऑब्जर्वेशन था, वो ऑब्जर्वेशन बहुत सटीक था। कठिनाई वहीं पर है कि सब कुछ जानते हुए भी अभी जब भी कुछ होगा तो काम हम वही करते हैं जो कि नहीं करना चाहिए। ठीक है सर, मैं डॉक्टर बबीता हूँ और मैं एक टीचर एडुकेटर हूँ। मैं पेडागोजी ऑफ साइंस पढ़ाती हूँ। सर, जैसे आपने कहा कि शुरू से मैं खुद प्योर साइंसेस का प्रोडक्ट हूँ और कुछ साल स्कूल में पढ़ाया और
क्योंकि पेडागोजी ऑफ साइंस पढ़ाती हूँ तो स्कूल्स के साथ काफी क्लोजली काम करते हैं। और अब मेरा चैलेंज है, जो मेरा मोटिवेशन भी है इस प्रोग्राम को ज्वाइन करने का, कि अब जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनसे अपेक्षा की जाती है कि वो दे विल बी स्टेम टीचर्स व्हेन दे गो एज साइंस टीचर्स इन द स्कूल। और उस गैप को मैं कैसे पूरा करूं सर? लाइक इन माय पेडागोजी ऑफ साइंस क्लासेस, हाउ कैन आई बी मोर यू नो directing them towards being a science educator when they go to the school, sir? हम कोशिश करते हैं क्योंकि You हमारे mean to say स्टूडेंट्स that स्टडी नाउ। you mean to say that those who have been brought up in a pure science mode and now they are going to get transformed as STEM, ऐसा कुछ आपका प्रश्न है क्या, कि उनको हम कैसे तैयार करें ट्रांसफॉर्म सर, आई थिंक। जी सर। कि मैं कैसे उसमें अपना एक एक तो जस्ट हम माय हो गए रोल कि प्ले हमने करूं। पूरा जीवन भौतिकी या केमिस्ट्री या मैथमेटिक्स साइंस का पढ़ के आए, और अब हमसे अपेक्षा की जा रही है कि हम स्टेम में ट्रांसफॉर्म हो जाएं, है ना? तो लेकिन अगर आप देखें तो जो रियल प्रॉब्लम, जहां तक हम आपको ऐसे दिखाएं ना कि आपके पास ये 3 उंगलियां हैं, 3 उंगलियां दिख रही है ना, एक ये दिख रही है, एक इस दिशा में है और ये 3 उंगलियां इस दिशा में। ये हमारी टीचिंग है, ये हम रिसर्च करते हैं, और ये तीसरा हमारा कम्युनिटी एंगेजमेंट है, सोसाइटी के साथ हमारा व्यवहार है। हम लोग ये मानते हैं कि हम पढ़ाएंगे तो रिसर्च कब करेंगे, ठीक है? रिसर्च में लग जाएंगे तो पढ़ाएंगे कब, है ना? और जब हम जाके कम्युनिटी में काम करना शुरू करेंगे तो ये दोनों छूट जाएंगे। ये तीनों अलग अलग दिशाओं में 3 डायमेंशंस दिखते हैं। लेकिन सच बात तो ये है कि जब हम रिसर्च करते हैं तो हमारी टीचिंग इंप्रूव होती है, और जब हम सोसाइटी के साथ एंगेज होते हैं तो हमको रिसर्च के लिए दिशा मिलती है कि हमको कौन सी प्रॉब्लम लेनी चाहिए जिस पर हमको रिसर्च करना चाहिए। तो ये तीनों एक दूसरे के साथ इंटरडिपेंडेंट हैं। अगर हम जिस दिन हम मान के चलते हैं कि ये हमारा अकेला है, जिसको हम अकेले ले, यही हमारे साथ, ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है। हम लोगों ने कंपार्टमेंटलाइज करके एजुकेशन को ऐसे विभक्त कर दिया कि आपको सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि आप तो मैथमेटिक्स वाले हैं भाई, आप क्यों इधर हाथ लगा रहे हैं? और तो छोड़ दीजिए, एक तो पूरा डिस्कनेक्ट वर्ल्ड है जहां पर संस्कृत जानने वाले लोग, संस्कृत को तो हम लोग वैसे ही मानते हैं कि पोंगा पंडित, इनको कुछ नहीं आता, साइंस क्या जानते होंगे। अब संस्कृत के वांग्मय में जो चीजें लिखी हुई हैं वो हम वहां तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि चाबी उनके पास है, भाषा उनके पास है। वो नहीं समझ सकते क्योंकि उन्होंने विज्ञान, आज का मॉडर्न जो साइंस कहता है वो नहीं समझते। तो ये जो डिस्कनेक्ट्स हैं, जो बाउंड्रीज हमने क्रिएट करके रखी हैं, दे आर ऑल आर्टिफिशियल बाउंड्रीज, जिनको कि जब अभ्यास आप करेंगी तो आपको लगेगा कि हम एक एक करके उन बाउंड्रीज को गिराते जा रहे हैं और हमारा रास्ता सुगम होता जा रहा है। और तब लर्निंग और तब आपकी टीचिंग कहीं और ज्यादा अच्छी होगी, बजाय इसके कि एक दिशा में एक मोनो थिंकिंग के साथ आप आगे बढ़े। चुनौती जरूर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि असंभव है ये। और एक बार प्रयास करना शुरू करिए, छोटी सी प्रॉब्लम लीजिए, उसको आप देखिए कि इसका इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव क्या है, इसमें मैथमेटिक्स कहाँ पर है, इसमें साइंस क्या है, टेक्नोलॉजी क्या है। आप जैसे ही उसमें आप इन्वॉल्व होंगी, यू विल लव टू सी दैट दिस इज नाउ योर फोर्टे, जहां पर आप और अच्छा करने लगे। हमने भी ऐसे ही शुरू किया अपने को, और इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज हमने 2000 में शुरू किया, एक नया विभाग बनाया। तो हमने 4-5 अन्य विभागों के लोगों को एक आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्ट के तौर पर कि आप मैथमेटिक्स से जुड़ जाइए, आप कंप्यूटर साइंस से आ जाइए, हम फिजिक्स से आ जाते हैं। और फिर हम लोगों ने वहां पर मॉडलिंग शुरू की, मॉडलिंग वाली नहीं जो मुंबई में होती है। हम लोग प्रॉब्लम देख करके उसके बाद उसका मॉडल लिखते थे, कंप्यूटर पर रन करते थे। तो लोग हमसे पूछते थे, साहब ये आपका इलाहाबाद में एटमॉस्फेरिक ओशन साइंस क्या करेगा? तो ना ओशन है, ना आप ओशन गोअर हैं। लेकिन कंप्यूटर में ही हमने ओशन लगा दिया, चला दिया। तो वो पॉसिबल है, और आज के समय में एवरीथिंग इज अवेलेबल। हाँ, हमने आपको बताया ना कि जो डीप रिक्वायर्ड है, जैसे हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ते थे, 6-6 किताब पढ़ते थे, 6-6 किताब में लगाते ही पूरा समय निकल जाता था कि 2 साल लगता ही नहीं था कि पता नहीं कब कहाँ चले गए। अब वो डेप्थ नहीं बचेगी, क्योंकि अब हम लोग पिक करेंगे उन समस्याओं को, उन विधाओं को, उन चीजों को जो कि हमारे काम का होगा। तो व्हाई शुड आई गो एंड, और यही टीचिंग, यही हमारे उसमें भी कहा जा रहा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, कि आप क्यूरिकुलम को इतना बोझिल मत बनाइए, आप कम पढ़िए, अच्छे से पढ़ाइए, अच्छे से उसको समझिए। और जहां आपकी दृष्टि उस प्रकार की होगी ना, तो आप कोई भी चीज अपने आप समझ लें, क्योंकि आप एक मैच्योरिटी लेवल पर पहुंच गए,
you can always start from scratch at that level and you can learn. बजाय इसके कि सब पीठ पर लाद दिया और उसका बोझ ही उठा नहीं पाए हम लोग। तो कठिन नहीं है, ये प्रयास करने की बात है, अभ्यास की बात है। ठीक है? थैंक यू सो मच। तो जो पहले वाला हमने दृष्टांत बताया था वो आपका समाधि का था। समाधि के बाद अगला जो दृष्टांत है कि इसका जब अभ्यास करेंगे तो वो साधना है। तो साधना के पथ पर आगे बढ़िए, आपको आपके विद्यार्थी भी और आप स्वयं STEM में पारंगत होंगे। जी। आफ्टरनून सर। सर माई सेल्फ डॉक्टर भावना सर, मैं DIT यूनिवर्सिटी देहरादून से हूँ। सर मैं एक हेल्थ साइंसेज फार्मेसी की टीचर हूँ, प्रोफेसर हूँ। और मेरा ये मतलब क्वेश्चन है सर, पहले तो आपका जो सेशन था वो बहुत ही ज़्यादा हम लोगों का माइंड ओपनिंग था, बट बीइंग अ पैरामेडिकल साइंसेज पर्सन, हम लोग जब इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं NEP से, मेरा क्वेश्चन बेसिकली NEP से है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो इम्प्लीमेंट हुई है और हम लोग कुछ ब्रांचेस में, साइंस के ब्रांचेस में, बेसिक इंजीनियरिंग में है। सो थोड़ा एक टीचर, क्योंकि मुझे 15 साल है अभी एजुकेशन में हो गए हैं, तो इस इम्प्लीमेंटेशन के बाद ऐसा कुछ मैकेनिज्म डेवलप है जिससे कि हम अपने स्टूडेंट्स को रोक पाए इसी स्ट्रीम में फर्दर, ये बहुत जल्दी अपने आप को एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में ना शिफ्ट करें, क्योंकि हम अपनी तरीके से हर चीज़ नए तरीके से सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, पर स्टूडेंट्स जो है आजकल बहुत टेक्नो फर्स्ट है। हम लोग जो है बहुत 15 साल जो जिस टेक्नोलॉजी से थे और अभी जो टेक्नोलॉजी है उसमें टाइम लगा सीखने में, और हमारी ट्रेनिंग्स भी जो है मिनिमम सबकी नहीं हो पाती है, कुछ लोगों की हो पाती है, जैसे हम इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में हैं। तो क्या गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ऐसा मैकेनिज्म है जो कि डायरेक्ट इम्प्लीमेंट हो NEP पॉलिसी में, जिससे कि स्टूडेंट जो है बहुत जल्दी कोर्सेज में ना स्विच ऑफ करके, बिकॉज इससे एक हमारे कोर्स पे वैल्यूएबल इफेक्ट आएगा, सोसाइटी पे एक इफेक्ट आएगा। जी सर। जी, ऐसा है ना कि हम अपने बच्चों को तो रोक नहीं सकते, क्योंकि जिस तरह से डिसरप्शंस हो रहे हैं, जिस तरह से उनको अपॉर्चुनिटीज मिल रहेंगी, वो वहां जाएंगे। हमको अपने यहाँ मैग्नेट बनाना है अपने को, जिससे उस मैग्नेट से लोग चिपक के रहें, और वो मैग्नेट तभी होगा जबकि आपके पास इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी बनी रहे और वो अपने को वहां पर उनको लगे कि हाँ चैलेंज है, तभी बच्चे रुकेंगे। क्योंकि डिसरप्शन हमने आपको दिखाया कि जब अभी आपके पास इंडस्ट्री 4.0 है ना, बहुत जल्दी ही इसको रिप्लेस कर देगा कोई और। फिर वर्क फोर्स तो ये चाहेगी ना कि हमको कहाँ पर ओपनिंग मिले, जहां पर हम जाए। हम लोग तो बहुत बचपन से तड़पते थे कि हमारे यहाँ बेसिक साइंसेस बच्चे हैं, बेसिक साइंसेस बच्चे कहाँ आते थे। गर्ल स्टूडेंट तो आती भी नहीं थी। हमारे साथी कुल 4-5 हमारी स्टूडेंट्स क्लास फेलो थी जो कि लेडीज थी, है ना। तो उस दिशा में प्रयास करने के लिए आपको विषय को रुचिकर बनाना, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति इस बात के लिए कहता है। दूसरी बात, जब एक बार आप कूद गए ना उस सागर में और आपको आनंद आने लगा, तब शायद आपको कोई विड्रॉ भी नहीं करेगा, ना वो खुद विड्रॉ होना चाहेगा। अभी हम लोग बोझिल बना देते हैं इसलिए कि खुद ही लोग भाग जाते हैं क्लास में कि चलो जल्दी खत्म हो, लंच का टाइम हो रहा है, चलना चाहिए, ऐसा होने लगता है। ठीक है, तो हम लोग विद्यार्थियों को स्वच्छंद छोड़ दे, जिधर जाना चाहते जिधर, यही शिक्षा नीति का पर्पस भी है कि मल्टीपल एंट्री एग्जिट का मतलब कि मन नहीं कर रहा है, जाओ कुछ और करके आओ, फिर आ जाओ पढ़ने के लिए। लाइफ लॉन्ग लर्निंग, ये नहीं कि हमारे साथ आ गए तो बंधे हो, कुछ भी नहीं तब भी लगे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू Sir. Regarding the Manish Gupta sir's inquiry, you gave the reference of CUET, but in the present today's news, it was reported that Allahabad University is not going to opt for CUET next year because almost 1,000 seats are vacant. So, ऐसा है ना कि any comments on that? The comment is like this कि the popularity, see why this CUET came into picture, because there was a problem of overflow in Delhi University. The boards, they came with a very lopsided marking, and suddenly Kerala board got all the seats bagged for their students. लेकिन अभी क्या होता है ना कि जब आप CUET में पर्याप्त नंबर में विद्यार्थी नहीं आते, तब आपकी सीट और खास करके सर्विसेज सेक्टर में पेरिशेबल है। आज हम आपके पास क्लास है, संसाधन है, विद्यार्थी नहीं है, तो वो तो टाइम चला जाएगा ना। जैसे आप डॉक्टर के पास जाए और आपने अपॉइंटमेंट लिया, उस समय नहीं पहुंचे तो उस आदमी का तो टाइम खराब हो गया।
उसको लेकर के कंटिंजेंट अप्रोच है कि हम अभी CUET के बाहर से भी ले लेते हैं अगर हमारे पास सीट्स बची हुई है तो। लेकिन कल के दिन में जब आपके पास एक व्यापक तरीका होगा जिसमें कि जैसे आपने नीट है या JEE है साल में 2 बार करने लगे, तो अभी हम लोग ऑप्टिमाइज कर रहे हैं अपने आप को सो दैट आफ्टर हैविंग ग्रेजुएशन और हैविंग 10+2 विल हैव एन अपॉर्चुनिटी थ्रू विच आई हैव टू पास। बिना उसके हम नहीं माने जाएंगे कि हमारा जो पूर्व प्राप्त डिग्री है वो शायद अन्य जगहों पर मान्य नहीं होगी। उसका प्रयास हो रहा है, तो आने वाले दिनों में इसको ऐसे मत मान चलिए कि विड्रॉ कर रहा है कोई। अभी चूंकि एक्सिजेंसी है कि हमारे पास सीट्स खाली रह गई, इसलिए हम उसको भर दे रहे हैं बाय हैविंग अ डिफरेंट मेथड, बट इन कमिंग डेज इट इज गोइंग टू बी द ओनली मेथड बाय विच द तब जबकि आप ये मान के चलिए ना, परिकल्पना करिए कि 1043 आपके पास विश्वविद्यालय हैं, 47,000 के आसपास कॉलेजेस हैं, 10,000 से ज्यादा 11,000 से ज्यादा स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशंस हैं। अगर ये सभी डिग्री ग्रांटिंग हो जाएंगे और जो हालत है शुचिता की परीक्षा में और पढ़ाई की, जो हमने आपको एक ग्राफ दिखाया है जिसमें कि 50% लोग जो है बिना समझे डिग्री ले जा रहे हैं, है ना, तो ऐसे लोग कहाँ जाएंगे? उनको कहीं ना कहीं तो आपको रोकना पड़ेगा और संस्थाओं को भी हमको इस बात के लिए उद्यत करना पड़ेगा कि इफ यू आर नॉट टीचिंग, इफ यू आर नॉट फॉलोइंग द पेडागोजिकल प्रैक्टिसेस, योर स्टूडेंट विल हैव अ डिफिकल्ट टाइम टू गेट स्टूडेंट प्रोग्रेशन इन देयर करियर। तो ये आने वाले दिनों में टैकल होगा, साथ में टेक्नोलॉजी के बिना नहीं होगा। तो टेक्नोलॉजी यानी TF का गठन हो चुका है, नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम, उस दिशा में हम लोग प्रयास कर रहे हैं, कुछ ना कुछ जरूर आगे बात बढ़ेगी। अब मत मान चलिए कि CUET को खारिज कर दिया किसी ने, अभी नहीं। Thank you very much, sir, for such a wonderful talk. I request all the participants to stay for 2 minutes. Directors who want to have a dialogue with everyone. मैं केवल आपका आभार मानने के लिए रोका हूं। सर जी। मैं जितनी बार आपसे मिलता हूं सर, मुझे कुछ न कुछ सीखने को मिलता है, और इसलिए मैं सारा काम बंद करके, ये जरूर था आपने कहा, एक उदाहरण दिया था आपने बहुत अच्छा, कि लोग म्यूट करके और कुछ और काम करते रहते हैं। मैं सुन इसलिए रहा था, म्यूट इसलिए कर दिया था ताकि मैं जरा सा मेरी एक्टिविटीज भी नजर ना आए, लेकिन मैं सुन रहा था, बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छी चीजें मतलब सीखने को मुझे मिली। पार्टिसिपेंट्स ने कितना किया, और इस जैसे कहते हैं ना, इस बहुत ही उपयोगी जो आपका आज का प्रेजेंटेशन था, और ये जो तो निधि गोयल और बबीता पराशर के जो सवाल थे, इनका क्या जबरदस्त उदाहरण आपने दिया। मुझे बचपन की याद आ गई। हम लोगों ने भी वो किताब, वो एक लेसन पढ़ा था, चूंकि बैच लगभग आगे पीछे का ही होगा, द किंग्स क्योर है। तो ये जो सवाल है उनको मैं जैसे कोट कर रहा था कि कालिदास ने कहा कि ज्ञान होना अलग बात है, लेकिन उसे कम्युनिकेट करना, वो आज आपसे मैंने बहुत कुछ सीखा। इसके लिए मैं आपका आभार मानता हूं, और बस इसी के लिए 2 मिनट रोका था। मैंने कहा कि भाई जरा 2 मिनट समय देना मुझे। बहुत बहुत आभार सर कि आपने अवसर दिया इतने लोगों के साथ बात करने के लिए। नहीं सर, आज आपको सुनने को मिला, बाकी हम लोग मिलते हैं तो बाकी मुद्दों पर बात होती है, लेकिन इस पर ये बहुत अच्छा अवसर था, सुनने का मुझे अवसर मिला, और इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। मैं फिर परेशान करता रहूंगा आपको पूर्व की भांति। जी 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 जी। अच्छा सर, प्रणाम। जी प्रणाम सर जी।